लोग जब भी आपको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करना चाहते हैं, एक्चुअली वो खुद कॉम्प्लेक्स में होते हैं। 100%। जब वो आपको इश्तियाल दिलाना चाहते हैं तो ये उनकी कुछ कमियां होती हैं जो उनसे ऐसे डायलॉग डिलीवर करवाती हैं। हम बाज़ औक़ात अपने ही दुखों का मातम कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और किसी दूसरे से उसको इजहार अफसोस कर रहे हो। तो मैं समझ गया था इस बात को। अक्सर बीवियां तो हफ्ता होता नहीं है और शक व शुबे में का शिकार हो जाती है, और हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। तुम वहाँ नहीं खड़े हो ना, तुम ये नहीं, फलां से नहीं बात करनी, फलां, मतलब ट्रस्ट भी कोई चीज़ है ना। लोगों की लड़ाई होती है ना, तो आप यकीन माने कि उसमें दोनों की बाहम रजामंदी और कोशिशों से ही लड़ाई होती है। आप मैं और आप आपस में तब तक नहीं लड़ सकते जब तक दोनों हिस्सा न डालें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। मियाँ और बीवी का आपस का जो रिश्ता है, ये एक दूसरे को समझाने का या करेक्ट करने का, इस्लाह करने का नहीं है। उस्ताद का और शागिर्द का रिश्ता इस्लाह का है। तो मैं फ़ोन को एक एजुकेशनल टूल के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वेरी नाइस। तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कबूल है ना कहिए, पहले ट्रस्ट को डेवलप करना सीखिए। UNODC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1,10,00,000 अफराद हैं जिनको किसी न किसी तरह की एडिक्शन की वजह से एडमिट करके इलाज किए जाने की ज़रूरत है। मैंने देखा है कि जब मेरी ज़बान डोलती है, शायरी सच बोलती है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर पॉडकास्ट ऑफ थिंक डिजिटल। माय नेम इज़ मुनीर अहमद। आज की मेरी इस पॉडकास्ट के अंदर जो मेहमान हैं वो एक नहीं बल्कि दो मेहमान हैं, और ये इतने स्पेशल मेहमान हैं कि आगे जाके जब इनका आपसे बातचीत होगी तो आप ख़ुद देखेंगे कि खुदा ने क्या सलाहियतें दी हैं, क्या खूबसूरत बोलते हैं। ना सिर्फ खूबसूरत बोलते हैं बल्कि इतनी खूबसूरत और हम्बल पर्सनैलिटी। 60 से ज़्यादा लोगों के साथ इस पॉडकास्ट में बैठ चुका हूँ, लेकिन इतना मज़ा और इतना कनेक्ट मैंने किसी के साथ नहीं किया। जनाब, आपका जो है इस वक्त पॉडकास्ट में शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब मोहसिन नवाज़ साहब का और उनकी मिसेस का। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ़ लाए। मोहसिन भाई, आपका भी बेहद शुक्रिया। बड़ी नवाज़िश सर, आपने अपनी मसरूफियत से टाइम निकाला और मेहमानों को घर छोड़ के इस वक्त आप मेरी पॉडकास्ट में बैठे हुए हैं। आपकी इज़्ज़त अफ़ज़ाई का बहुत बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह जी। मोहसिन भाई के बारे में बताता चलूँ जी। जहाँ तक देखिए, मुझे समझ नहीं लग रही कि मैं इनका तारुफ़ किस तरह से करवाऊँ। थोड़ा सा इस वक्त भारी दिल से इनका तारुफ़ करवाना चाहूँगा। अल्लाह ताला ने इनको एक खूबसूरत आवाज़ से नवाजा। इंतहाई हाई इंटेलेक्ट पर्सन है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें इनसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इनसे ले ली, लेकिन उसमें ये एक साबित कदम रहे। ना सिर्फ साबित कदम रहे बल्कि फर्म बिलीव के साथ आगे बढ़ते रहे। इनकी मिसेस ने और इनके बच्चों ने इनका साथ दिया, और आज आपको देखने से शायद लग भी नहीं रहा होगा कि ये इस वक्त आँखों की बिनाई से महरूम हैं, और पोलियो की वजह से इनका जो नीचे का जितना धड़ है वो भी प्रॉपर इनका साथ नहीं देता। तो मोहसिन साहब, सबसे पहले तो मैं आपको जो है ना खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा कि सर, इतनी सारी मुश्किलात के बावजूद भी आप जिस तरह से मजबूती के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और आपकी फ़ैमिली, ख़ास तौर पे मैं आपको इस चीज़ का मैं क्रेडिट देना चाहूँगा कि 25 साल माशाल्लाह हो गए आपकी इस जर्नी को, और आप लोग जो है एक लगता ही नहीं देखने में कि एक नॉर्मल इंसान, और एक से अल्लाह ने कुछ चीज़ें वापस ले ली, लगता ही नहीं। तो इसके बारे में मैम आपसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि जो सफ़र 25 साल पहले जिसका आगाज़ हुआ, कैसे एक मतलब हमारे मुआशरे में तो ये कड़वी हकीकत है कि इनके पास तो एक आँख की बिनाई नहीं है और टांगों से भी मजबूरी है। यहाँ तो हल्का सा भी किसी को कोई कलर का भी थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स का ऊपर नीचे हो जाए तो लोग तो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो आपने ये किस तरह से एक्सेप्ट किया? ऐसे ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि कलर का भी बहुत लोग कॉन्शियस होते हैं जी, गोरा चिट्टा हो, लड़की बड़ी गोरी हो, ये वाले सारी चीज़ें होती हैं। तो शायद मेरे अंदर शुरू से ही कुछ ऐसी चीज़ थी कि सॉफ्ट हार्टेड शायद, या बहुत केयर का लेवल मेरा कुछ ज़्यादा ही हाई था। तो जब मुझे मोहसिन साहब के बारे में पता चला तो कि इनके साथ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो इनकी बहनों की शादियां हो गई थी, तो मैंने ऑफ़र की थी कुछ काम की कि रिकॉर्डिंग्स वगैरह अगर करानी हो तो आप मुझे कह सकते हैं। लेकिन फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि मुझे लगा कि इनको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये अकेले हैं और इनके पेरेंट्स कल नहीं होंगे तो फिर क्या होगा ना। सही। तो एक ऐसी सिचुएशन बनी कि जिसमें मुझे ये डिसीजन लेना पड़ा कि मुझे अपने घर से ज़्यादा इनके घर में जाने की ज़रूरत है। तो ये लव मैरिज थी क्या?
नहीं, मैं जानती थी, फ़ोन पे मुलाकात नहीं थी, इसको आप कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग, और अंडरस्टैंडिंग बाद में जो लव होती है। नहीं सही सी गल्ला दसो आज। नहीं वो सही, हम तो बताते हैं, हम कोई गलत नहीं बताते हैं। मतलब मुझे जब मैंने ये डिसीजन लिया था तो मैंने मौसी को देखा भी नहीं था, तो सिर्फ ये डिसीजन था क्योंकि मैं जानती थी, बात हुई भी थी और प्रॉब्लम्स मुझे सारी पता थी, लेकिन मुझे ये भी नहीं पता था कि इस तरह की शख्सियत जो डिसेबल होते हैं वो होते कैसे, उनकी लाइफ कैसी होती है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो फिर वो है कि जब ये मैंने फैसला कर लिया था, फिर वहाँ देखना तो कोई मायने नहीं रखता ना। तो घर वालों को कैसे कन्विंस किया? क्योंकि सबसे मुश्किल काम होता है। आप तो चलें कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, समझा भी लेते हैं, मुआशरे को, बहनों को, भाइयों को, माँ बाप को, यारों दोस्तों को किस तरह समझाया? ये बहुत ही कठिन होता है जब हम कुछ थोड़ा डिफरेंट कर रहे होते हैं ना, जब हम कोई एग्जाम्पल बना रहे होते हैं, कोई ट्रेंड सेट कर रहे होते हैं ना, जो कर रहा होता है ना पहला बंदा, उसके लिए सारी हर्डल्स होती हैं, उसके लिए सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये मुश्किल था मेरे फादर के लिए भी था कि जो कि किसी को चोट लगती थी तो वो बहुत परेशान होते थे कि चोट क्यों लग गई, एक निशान रह गया और ये वो। तो ये था कि उन्हें कन्विंस करना मुश्किल था, लेकिन जब ये हो गया तो बाद में उन्हें लगा कि नहीं ये सही रहेगी लाइफ इनकी, मतलब ये जब इतनी साबित कदम है तो ये सेट हो जाएंगे। सही। तो उन्होंने जॉब करते भी हमें देखा और सेटिस्फाइड थे, मतलब उनकी कोऑपरेशन भी थी ना कि मतलब बहुत ज़रूरी था कि वो उनकी सेटिस्फेक्शन बाद में। तो ये है कि आहिस्ता आहिस्ता फिर सबने एक्सेप्ट कर लिया। सही। मोहसिन साहब, जी मैं मोहसिन साहब से पूछना चाहूँगा, सर आप बताइएगा, यूजली इसमें भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस आती है, ठीक है, उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया, आपने भी ज़ाहिर आपके लिए भी एक टफ डिसीजन था कि एक नॉर्मल लाइफ एक खातून गुजार रही हैं और आपकी लाइफ में डेफिनेटली थोड़ी सी मुश्किलात थी। तो हमारे मुआशरे में कॉमनली ये देखा जाता है कि जिसमें जो इशू है उसके साथ वैसा ही होता है। नाबीना के साथ नबीना की जो है ना शादी हो जाती है, या अगर कोई माजूर है तो उसको भी उसी तरह का होता है। तो आपको माशाल्लाह बिल्कुल एक सेहतयाब अल्लाह ताला ने जो है ना खूबसूरत बीवी जो है, जब ये हो गया आप सबका, तो आपने किस तरह एक्सेप्ट किया इस चीज़ को? पहली बात तो ये कि जो इन्होंने बयान दिया है कि ये पहले अंडरस्टैंडिंग हुई और फिर लव मैरिज, ये अदर वे अराउंड है। फड़े गए। हाँ, पहले लव हुआ और फिर अंडरस्टैंडिंग हुई। मैं कह रहा हूँ फड़े गए आज। पहले तो अंडरस्टैंडिंग होती है, तो मेरे बोलने की बारी है ना। तो अच्छा, उसमें ये था कि जब इन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी गुजारने का फैसला किया तो ज़ाहिर एकदम से तो था नहीं जी, ग्रेजुअल एक प्रोसेस था। तो वैसे तो उसकी कहानी इतनी ज़्यादा पब्लिश है, हमारे बड़े बेटे ने, अली अहमद अवान ने, जब उस पर एक वीडियो बनाई तो उसके कोई करोड़ों व्यूज़ हैं माशाल्लाह, और तकरीबन हर दूसरे दिन कोई ना कोई उसका फीडबैक आता है कि वो हुआ क्या, वो तिलिस्माती सी। बल्कि एक हमारे दोस्त सैयद नूर ने तो कहा कि वो उस पर कोई फ़िल्म भी बनाना चाहते हैं। सही। अच्छा, ये जो था जो हमारी अंडरस्टैंडिंग हुई, उससे पहले आपस में जो राब्ता था उसने एक बड़ी ड्रामाई शक्ल इख्तियार की। हुआ ये कि ये जैसे इन्होंने बताया कि मुझे ये रिकॉर्डिंग्स भेजती होती थी, और उस रिकॉर्डिंग के दौरान किसी वक्त इन्होंने मुझे ऑफ़र किया कुछ अरसे के बाद कि आपकी शादी भी होनी चाहिए और मैं आपके लिए कोई रिश्ता ढूंढती हूँ। सही। अच्छा, मैंने तो खैर इसमें कोई ज़्यादा दिलचस्पी का इजहार ना किया। उस वक्त मेरे ज़हन में ये था कि मेरा कोई बाकायदा प्रोफेशनल करियर का आगाज़ भी नहीं था। तो मैंने सोचा कि अभी इन सारी चैलेंजेस के साथ ज़ाहिर है कि फ़ौरन इस तरह का फ़ैसला तो नहीं कंसिडर हो सकता। लेकिन ये हुआ कि मारिया ने इस बारे में कुछ बात करना शुरू की, और फिर कुछ अरसे बाद मुझे कहने लगी कि कहीं और से तो कोई ऐसी मेरे पास ऑप्शन नहीं आई। लेकिन एक वाक़या हुआ कि मेरे रमज़ान का महीना था, तो बहनों की शादियां हो चुकी थी, मैं, अम्मी और वालिद साहब घर पे थे। तो मेरी अम्मी की खाला का इंतकाल हुआ और उन्हें सरगोदा जाना पड़ा। सही। और रमज़ान की जो सहरी थी उसका अरेंजमेंट, या घर में जैसे एक दो दिनों के लिए भी कोई ऐसा सिस्टम हो, तो वो काफ़ी एक चैलेंज सा बना जी। तो मारिया के जब इल्म में आया तो इन्होंने कहा कि मुझे लगता ये है कि मेरे घर से ज़्यादा आपके घर में मेरी ज़रूरत है। चुनाचे इन्होंने इस बारे में काम करना शुरू किया। मैंने इन्हें काफ़ी समझाने की कोशिश की ऑन रिकॉर्ड। मैंने इनसे कहा कि फ़ैसला टफ़ होगा, वो जो आपने टफ़ का लफ्ज़ बोला जी, मुश्किल होगा। कुछ नज़में भी सुनाई, कुछ शायरी भी सुनाई समझाने के लिए। लेकिन इनकी माशाल्लाह एक ज़बरदस्त क्वालिटी ये है कि चीज़ों को ना बड़े लाइटर नोट पे लेती हैं। सही। यानी
एक बड़े एक अप्लाइड से सॉफ्ट से वे में और लाइटर नोट पर इन्होंने बात करना शुरू की कि नहीं इस पे हम काम करते हैं, मेरा ख्याल है कि मजाक में जैसे बात होती है कि नहीं आप मुझ पे छोड़े मैं करती हूँ। सो इन्होंने कोशिश करते करते आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ों को साजगार करना शुरू किया। मेरी तरफ ये था कि मेरी जैसे जैसे ये बात हमारी आगे बढ़ रही थी, मेरे घर में तो आपको पता है कि एक बहुत ही खुशी का समा था। अम्मी, वालिद साहब, मेरी दोनों बहनें, उनके लिए तो बड़ा ज़बरदस्त सरप्राइज़ था जी। तो हमने उस मौके पर जब ये प्लान हो रहा था तो मेरे जहन में जो सबसे बड़ा सवाल था और सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि मुझे फिर अपने घर के सिस्टम को चलाने के लिए बाकायदा बाज़ाब्ता एक इस तरह का अपना प्रोफेशन डेवलप करना है जिससे कि इनको कोई जॉब वगैरह ना करनी पड़े। वैसे तो ख़वातीन जॉब करती ही हैं, लेकिन मैं चाहता ये था कि मेरी जो स्किल्स की यूटिलाइजेशन है वो ऐसी हो कि जिसके नतीजा में इनको कभी ये ख्याल ना आए कि कोई कमी है ज़िंदगी में। सही। सो उस पर काम करना शुरू किया। वो एक अलहदा काफ़ी एक डिटेल्ड मामला है कि करियर स्टार्ट फिर कैसे हुआ। डॉक्टर सदाकत अली से मेरी दोस्ती हुई रेडियो के ज़रिए। उन्होंने अपने एक प्रोजेक्ट में मुझे शामिल किया। पहले तो घर बैठे उस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, फिर उन्होंने अपने इदारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट पाकिस्तान, जो कि बाद में विलिंग वेज एक दूसरा इदारा, तो इन दोनों इदारों के लिए मैंने काम शुरू किया। वहाँ टेलीकम्युनिकेशन के डिपार्टमेंट से शुरू करते हुए तो फिर मैनेजमेंट और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पीआर के तौर पे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लास्ट 26 ईयर से हूँ। तो उसमें मेरी जो काउंसलिंग के फील्ड से वाबस्ता होना, फिर बीच में ब्रॉडकास्टिंग के करियर का आना, फिर एक सोशल एक्सेप्टेंस, ये सब कुछ इतना अल्हम्दुलिल्लाह हुआ कि इनको कभी भी मारिया को ये इनके जहन में सवाल नहीं हुआ पैदा कि ये कोई जॉब करती या ये किसी दूसरे यानी जैसे नॉर्मल ख़वातीन, महंगाई और ये सारे मामलात ऐसे हैं कि हर घर में तकरीबन 2-2 3-3 लोगों को अर्न करना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक तो उस हवाले से, फिर दूसरा एक अहम नुक्ता ये भी है कि सोशल एक्सेप्टेंस इतनी यानी हुई और इतना हाथों हाथ जैसे एक चीज़, एक आइडिया बिकता है, मैं ये कहूँगा वो हुआ कि अखबारात क्या, रेडियो क्या, टेलीविज़न क्या, समाजी प्रोग्राम्स, अलहमरा, जितने फॉरम्स, सब जगहों पे यानी तालियों की गूंज में दावत होती थी। क्या बात है। और फूल बरसाए जाते थे वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि इस फ़ैसले को, इनके मारिया के इस फ़ैसले को इतना सराहा गया और इतना एक्नॉलेजमेंट मिला कि जिसके नतीजा में ये बात कहीं बहुत पीछे ही रह गई कि ये फ़ैसला कैसा था। बिल्कुल सही। अच्छा, अगले जो बात है जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे कि फिर ये जो फ़ैसला था जो कि एक जज्बे से फूटा, एक जज्बे से बेदार हुआ, इसको लॉजिक्स के साथ संभाल कर ले करके इस तरह चलना था कि फिर इस पर पछतावा ना बनता। ये सब कैसे हुआ, थोड़ी देर में बात करते हैं। बिल्कुल ऐसी है। तो इस पे मैं आपसे मैम जानना चाहूँगा कि ठीक है, फ़ैसला तो हो गया शुरू में, बाद में कहीं ज़िंदगी में 25 साल आपने एक साथ बिता दिए, माशाल्लाह आपके बच्चे भी हैं और बच्चे बिल्कुल ठीक हैं आपके अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पछतावा हुआ ज़िंदगी में? नहीं। या प्राउडी फील हुआ? नहीं, पछतावा तो नहीं हुआ। वो ये है कि जब कोई फ़ैसला मैं कर लेती हूँ फिर उस पर क्या पछताना। और मौसी ने बताया कि जैसे कि सारे हालात ही इतने सही और बिल्कुल कंफर्टेबल रहे, मुझे तो याद ही नहीं होता था कि मौसी को कोई डिसेबिलिटी है। क्या बात है। मेरे बच्चों को भी नहीं याद होता, हमें पता ही नहीं होता कि मौसी को कोई डिसेबिलिटी है। अगर हमें हमारे जहन में आए तो हमें कुछ होना कहाँ लोगों का होता है कि वो हमें एहसास दिलाएं। तो मैंने क्या किया था, स्टार्ट में भी बहुत सी ऐसी जगहों पे नहीं जा रही थी जिनको अगर पता चलता कि ऐसी शादी हुई है तो वो कोई ऐसा वर्ड ना बोल दें, कोई सिंपैथी का कुछ ऐसा कि वो ये क्या हुआ। तो ऐसी जगहों पे स्टार्ट में तो गई नहीं। अब हमारे इतने इंटरव्यूज़ ऑन एयर गए, इतना हम लोगों में जानते हैं कि जिनको नहीं पता था अब उनको ऐसा ऐसा खुद ही पता चला है, तो अब उनके और उनके तासुरात होंगे। लेकिन उस वक्त एक मिजरेबल सी नहीं मैं बनना चाह रही थी। लेकिन लोगों का तो काम ही बोलना जी, वो तो मुझे इतनी इतनी क्वेश्चन, मतलब कोई ऐसा तुम्हारा दिल नहीं करता लॉन्ग ड्राइव के लिए तुम्हारे हस्बैंड लेके जाएं, मतलब मुझे तो आती नहीं फील की ना, मतलब तुम्हारा दिल नहीं करता कि वो तुम्हें देखते नहीं और तारीफ नहीं होती। मुझे कभी 1% नहीं मेरे जहन में आया। मैं बल्कि कंफर्टेबल होती हूँ, हाँ शुक्र है कि मुझे ज़्यादा बनना नहीं पड़ता। तो मतलब हम
हम उसको पॉजिटिव वे में देखें ना। हाँ बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल तो ऐसे वो है कि जब थोड़ा कोई डिफरेंट लाइफ होती है किसकी फोकस उसी की तरफ जाता है। मतलब अगर मैं बिल्कुल भी शाय नहीं होती, मैं मोहसिन के साथ व्हीलचेयर खुद चला के, स्टार्ट में बच्चे छोटे थे तो मैं खुद चला के इनकी व्हीलचेयर हम जाते थे हर जगह, तो पब्लिक प्लेसेस पे मैंने कभी नहीं शायद प्राउड फील करती हूँ। नहीं माशाल्लाह, देखें जो इन्होंने ज़िंदगी में अचीव किया ना, मैं समझता हूँ कि एक आम सेहतमंद इंसान के लिए भी आज की डेट में ये अचीवमेंट्स आम बात नहीं है। नहीं, हमें वो ये है कि अगर हम अपने आप को लोगों को बात करने का मौका देंगे ना, हम बात करेंगे तो लोग करेंगे ना। हम क्यों, मैं तो बहुत बोल्डली मोहसिन के साथ मैं सफ़र करती हूँ। अगर कोई ऐसे बेचारा की कुछ ऐसी विस्पर्स होती है ना, कोई कहता है ऐसे कुछ ऐसा वो ऐसी वाली तासुरात, तो मैं बल्कि मोहसिन को बताती हूँ देखो फ़लाँ ने ना इस तरह का किया है और फ़लाँ की ऐसी एक्सप्रेशंस हैं, तो हम इंजॉय करते हैं इस बात को। कभी भी नहीं फील का कि मेरी इंसल्ट हो रही है, मैं ऐसे व्हीलचेयर प्राउड फील करती हूँ। बिल्कुल अच्छी बात है। उसमें थोड़ा सा ज़रा मुझे अगर आप चाहें तो ज़रा इस पर रोशनी डालिएगा कि आपकी बुनाई का जो किस एज में ये गई, क्योंकि पहले तो आप ठीक थे, मैंने आपकी कुछ वीडियोज़ देखी जिसमें आपने अर्ज़ किया कि आपने इस दुनिया के सारे रंग देखे हैं, तो ये किस एज में आपके जो है ना ये बुनाई का मामला हुआ, और ये जो पोलियो वाला आपके साथ हुआ किस्सा? 13 ईयर्स की एज में आईसाइट का चैलेंज हुआ था रेटिना डिटैचमेंट की वजह से, और 2 ईयर्स की एज में पोलियो की वजह से लेग्स इफेक्ट हुई थी। ठीक है, तो ये जो अभी साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, हम तो सुनते हैं कि हर चीज़ रिप्लेसेबल है, तो इसकी क्या कोई कोशिश की? डेफिनेटली की होगी आपने, तो क्या उसमें कोई कामयाबी नहीं मिली? इलाज के जो रिवायती तरीके हैं उनसे तो अभी ऐसी कोई सर्जरी या कोई रेटिना रिप्लेसमेंट का जो बहुत ज़्यादा रिवाज नहीं है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें और कुछ जो एक चिप तैयार की गई है, तो इस तरह से ऐसे दुनिया में अब एक्सपेरिमेंट्स और तेज़ी से बढ़ती हुई तरक्की ये बता रही है कि बहुत जल्द दुनिया में शायद आहिस्ता आहिस्ता ब्लाइंडनेस जो है वो ख़त्म हो जाए, और जो लोग ब्लाइंड हैं उनको भी फैसिलिटेशन में इस तरह से रिकवरी का प्रोसेस दिया जाए कि जिससे वो एक नॉर्मल इंसान की तरह देख पाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी जैसे लिखने पढ़ने का तो सारा मेरा काम कई सालों से मेरे हाथ में ही है। सही। मैंने पाकिस्तान में आईफोन के ज़रिए जो स्क्रीन रीडर पर बाकायदा ट्रेनिंग लेके जब काम शुरू किया 2012 में, तो तब से लेके अब तक तो अल्हम्दुलिल्लाह लिखना पढ़ना, इवन वीडियो एडिटिंग, ये सारे का सारा काम जो है वो मेरी फिंगर टिप्स पे है। वीडियो एडिटिंग तक कर लेते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें जो है वो ये भी कि जैसे ऐसी एप्लीकेशंस भी अब मौजूद हैं कि जो कैमरा की आँख से, यानी आईफोन की आँख से अगर आप डिस्प्ले पर देखते हैं तो वो आपको एलेबोरेट करता है कि कहाँ क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, क्या सीन है, किस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता है, मेरे दिल से ये आवाज़ आती है कि अगले कुछ अर्सा में डेफिनेटली ये ब्लाइंडनेस जो है ये एक इस तरह से इसके टूल्स आ जाएंगे कि बराह रास्त ब्रेन से लिंक कर देने के साथ कोई डिवाइस होगी। ऐसे ग्लासेस तो अब मौजूद भी हैं, लेकिन वो इतने अभी रिफाइंड फॉर्म में नहीं है, हो जाएंगे जिससे कि चेहरे के नैन नक्श भी पता चल सकेंगे। अभी वो ये तो बताता है कि ए पर्सन वेयरिंग अ शर्ट ऑफ फ्ला कलर या वगैरह वगैरह, लेकिन उस चेहरे पर तासुरात कैसे हैं, कुछ एप्लीकेशंस हैं वो बताना शुरू हो गई हैं, और आहिस्ता आहिस्ता ये इंशाल्लाह होगा। लेकिन मैंने चूँकि मुनीर भाई दुनिया को देखा 13 साल तक, तो मुझे गोके मैंने मोबाइल को नहीं देखा, लेकिन मैंने वीडियो गेम्स तो खेली, मैंने कैलकुलेटर इस्तेमाल किया, मैंने कलर टीवी देखा, तो मुझे स्क्रीन पर उभरते हुए नुकूश का अंदाज़ा है, उस पर बनती और जाती हुई तस्वीरों का पूरी तरह से अंदाज़ा है। तो मैं इससे बड़ा भरपूर लुत्फ़ उठाता हूँ कि ये जो आज की दुनिया है। फिर एक ख़ास पहलू ये भी है कि हम जब नई डेवलपमेंट्स का इस्तकबाल करते हैं, नए चेंज का हम स्वागत करते हैं, ये भी बड़ा ज़रूरी है। बाद औक़ात हम कहीं स्टक माइंड के साथ रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो 50-60 अबव हैं, तो वो कोई बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड नज़र नहीं आते। कल ही मेरी मुलाकात हुई एक साहब से जो कि 62 थे, और वो कह रहे थे कि मैं तो ये चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता, ये बच्चों के काम है। अच्छा, ये जो सोच है, एक्चुअली ये सोच थोड़ी पसमानदगी वाली सोच है। ये अपने आप को खुद से ही
वक्त से पीछे रखने वाली सोच है। जब आप हथियार डाल देते हैं तो फिर आप दूसरे को ये मौका देते हैं कि भी मैं तो हार चुका, अब मैं पिछले ज़माने का हूँ, अब आप आगे बढ़िए। बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ने में दूसरों को मदद देनी है, पर ख़ुद पीछे भी तो नहीं रहना। तो मैं तो यानी शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में पाकिस्तान के चंद एक लोग होंगे जब इंट्रोड्यूस हुआ ये सारा काम, तो उसमें मैंने इब्तदाई तौर पे फ़ौरन, अभी भी अगर आज आपसे मुलाकात के अख्तिताम पर आप मुझे बताएंगे कि एक नई एप्लीकेशन इस तरह की है जी, तो मैं जाते हुए रास्ते पे उसको इंस्टॉल कर लूँगा। नहीं, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि मैंने जब आपके साथ मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे थे ना जी, तो आप वॉइस नोट के साथ साथ टेक्स्ट भी कर रहे थे जी, तो बल्कि मेरा दिल चाहा भी कि मैं जो है ना आपसे पूछूं, मैंने कहा चल जब मुलाकात होगी पूछूं, जो आप टेक्स्ट करते थे जी, वो जी। भी आप खुद लिखते थे या किसी से लिखवा रहे थे? जी, इस पे तो चूँकि आप उसमें आपसे अच्छी स्पीड है मोहसिन की। उसमें ना मेरी करे। हाँ, अच्छा, उसमें चूँकि मेरी दूसरी जानिब आप थे, अगर कोई यानी खातून थी। सिंफ तो फिर मैं कुछ इंस्पायर करने की भी कोशिश करता। अच्छा। लेकिन ये कि वो काफ़ी ज़बरदस्त उसकी प्रैक्टिस मजे है। की बात है, पहले ख़वातीन परेशान होती थी कि पता नहीं हम टेक्स्ट करेंगे ना तो इनकी मिसेज पढ़ के सुनाएंगी ना, मुझे भी ऐसे ही बड़े लगा। हिसाब से वो करती होंगी ना, फिर मोहसिन को बता देते हौसला करें, मैं खुद ही लिखता हूँ, मैं खुद ही पढ़ता हूँ। पुराने दौर में और आज के दौर में बड़ा फ़र्क है, लेकिन एक जो चीज़ें मैं जैसे पहले अर्ज़ कर रहा था ना कि चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं, जी। आगे और पीछे उनका कनेक्शन होता है। 1985 में मेरा इंग्लिश टाइपिंग सीखना और फिर 1990 में मेरा उर्दू टाइपिंग सीखना, अब अगर मैं कनेक्ट करता हूँ तो आज का जो ये मोबाइल का कीबोर्ड है जी, ये बिल्कुल वही कीबोर्ड है। हाँ बिल्कुल। और इस कीबोर्ड पर इसका मतलब है कि मुझे कुदरत ने पहले टाइपराइटर पर ये सिखाया और कहा, ए मेरे बंदे, अब इंतज़ार कर, एक वक्त आएगा, टेक्नोलॉजी होगी और तुम्हारे हाथ में एक डिवाइस होगी जिससे तुम वैसा ही टाइप कर सकोगे, प्रैक्टिस पहले कर क्या लो। बात है। तो उस वक्त में मैं क्योंकि डिवाइस हमारे दूंगा। जैसों ने नहीं की ना, हाँ ऐसे ही है, बिल्कुल हमने ऐसे तो ही नहीं है। खरीदा, हाँ। इन्होंने खरीदा और फिर खुद खरीद के लाए और खुद उसे यूज़ किया। क्या बात है। उसमें थोड़ा सा इनिशियल लाइफ का बताइएगा कि डेफिनेटली हमारे मुआशरे में ना एक चीज़ और है, ख़ास तौर पे बेटियों के साथ तो किया ही जाता है, किसी भी बच्चे को जब कोई भी इस तरह की इशू आता है तो उससे सबसे पहले जो चीज़ की जाती है ना, उससे दुनिया से कॉर्नर किया जाता है। हाँ, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई फैसिलिटेशन हो या किसी किस्म की कोई रूटीन की आपकी लाइफ हो। जी। तो आपके पेरेंट्स की तरफ से भी कुछ इस तरह का हुआ या उन्होंने आपको जो है, ऐसे बच्चों को छुपा लेते हैं ना। हाँ वही ना, मतलब सारी चीज़ें उसको हर चीज़ में पीछे जानबूझ के रखा जाता है, जबकि इस चीज़ को देख के दिल दुखता है कि अगर आप बाहर जाएं तो इन बच्चों के लिए, अगर नॉर्मल बच्चे के लिए 10 फैसिलिटी हैं तो इस तरह के बच्चे के लिए 20 फैसिलिटीज़ होती हैं। इवन बिल्डिंग देख लें, एक छोटा सा, मतलब अभी आप मेरे पास आए हैं, कितनी मुश्किल हुई हमें, यही अगर हम दुबई में बैठे होते तो बड़े आराम से वहाँ से आपके लिए एक पाथवे बना होता, व्हीलचेयर के साथ ही आप ऊपर आते हैं बिल्डिंग में, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं थी। तो गवर्नमेंट लेवल पे भी इवन कोई इनिशिएटिव नहीं है, और इवन देखा जाए तो सोसाइटी लेवल पे या इवन आपके यार दोस्त, आपके मोहल्लेदार, आपके रिश्तेदार, आपके इवन घर के माँ बहन, माँ बाप, बेटी, जो भी आपके इर्द गिर्द के रिश्ते हैं, ये सारे डिस्टर्ब करते हैं लोग। जी। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ या कुछ थोड़ा डिफरेंट ट्रीट किया गया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं हुआ। मैं चूँकि अपने वालिदैन का इकलौता बेटा, 2 बहनें मेरी, तो मुझे तो उसमें ना सिर्फ ये है कि कहीं भी यानी किसी एक्टिविटी से अलग नहीं रखा कभी, बल्कि हमेशा हर एक्टिविटी में बढ़ चढ़ के शामिल किया। एक चीज़ आपसे शेयर करता हूँ कि हम सब इंसानों की अपनी कोई नेचर भी होती है। जी। किसी फ़ैसले को कबूल करने में काफ़ी हद तक हमारा जेस्चर्स, हमारी बातें, हमारे अंदाज़, ये सब कुछ बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। बिल्कुल। अम्मी और बाबा जी जब मुझसे बात करते थे तो वो मेरा कॉन्फिडेंस भी देखते थे, और वो देखते थे कि मैं जितना क्विक लर्नर हूँ और जिस तरह से तेज़ी से मैं, यानी आप यूँ देख लीजिए कि 13-14 साल की एज में जब मेरे पास आई साइट का चैलेंज आया तो मैंने सबसे पहले ये किया कि अपने इन्फॉर्मेशन के लेवल को बढ़ाया। सही। रेडियो की मदद से मैंने रेडियो से उर्दू अदब क्या और सकाफ़त क्या और शोबिज़ और करंट अफेयर्स, इस पर इतना यानी मैं कनेक्टेड होता था
कि जो मुझसे मिलता था तो मेरे पास इतनी अपडेटेड नॉलेज होता था कि वो लोग मुझसे जुड़ना शुरू हो जाते थे। वो कहते थे कि इस बंदे के पास, बच्चे के पास इतना इल्म है, तो वो सवाल पूछते थे और मैं जवाब देता था। मेरे पास, मैंने चूँकि उसको बड़ी गहराई से सुना सीखा होता था। सही। अच्छा, इससे क्या हुआ कि ये बात काफ़ी फैलने लगी। जो मुझसे मिलता था वो दोस्त बन जाता था और दोबारा मिलना चाहता था। तो मेरे घर पे आहिस्ता आहिस्ता मेरे दोस्तों की तादाद, आना जाना ये काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंट रहा और इसी से दरअसल मुझे हेल्प मिली अपनी स्टडीज़ को भी आगे बढ़ाने में। सही। क्योंकि दोस्त जो हैं बड़े अच्छे, यानी ऐसे लोग भी जो कि MBA, उस ज़माने में तो आपको पता है कि MBA करने वाला भी को खाल ही होता था। तो कॉमर्स में और मुख्तलिफ जो यानी सब्जेक्ट्स हैं उसमें उनकी मास्टर डिग्री होल्डर्स। तो मैं फ्लूट भी चूँकि जानता था, सीखा था मैंने, तो वो भी एक ज़रिया था लोगों से दोस्ती का। बहुत सारे लड़के उस फ्लूट को सीखने में जो इंटरेस्टेड होते थे वो भी मेरे पास आते थे। फिर आते थे तो फिर उनके सब्जेक्ट्स, उनके मौज़ूआत मेरे और उनके मैच कर जाते थे। तो फिर ये होता था कि वो रिकॉर्डिंग्स की मैंने जिम्मेदारियाँ बांटी हुई थी कि मुख्तलिफ जो दोस्त हैं वो कोई एक सब्जेक्ट की रिकॉर्डिंग करके देता था कैसेट्स पर, कोई दूसरा किसी और सब्जेक्ट की। तो एक बार्टरशिप सी थी कि वो मुझे रिकॉर्डिंग कर देते थे और मुझसे कोई ना कोई, या तो वो फ्लूट सीखते या फिर उनकी कोई और दोस्ती का जो है वो वजह होती। तो इस तरह से मेरी तालीम का सिलसिला आगे बढ़ा। सोसाइटी की बात आपने की, लोग अपने मसाइल की वजह से, अपनी डिफ़िकल्टीज़ की वजह से तबसरे करते हैं जी। लोगों की अपनी बहुत सारी मुश्किलात होती हैं। वो जब किसी पर तनकीद करते हैं तो इसकी भी कोई वजह होती है, और वो जब किसी के बारे में इजहार अफसोस करते हैं तो भी अपने ही किसी दुख का इजहार कर रहे होते हैं। कतील शिफाई ने बड़ी खूबसूरत बात कही, मातम सरा भी होते हैं क्या खुद गरज कतील, अपने दुखों पे रोते हैं लेकर किसी का नाम। क्या बात है। तो हम बाज़ औक़ात अपने ही दुखों का मातम कर रहे होते हैं, बिल्कुल, और किसी दूसरे से उसको इजहार अफसोस कर रहे हो। तो मैं समझ गया था इस बात को। मुझे अल्लाह ने यह आगाही दे दी थी कि जो भी कोई मेरे साथ कोई सलूक करता है तो ये उसका मसला है, ये मेरा नहीं है। बिल्कुल। मैं अपनी जिस सलाहियत को पहचाना वो ये मैं समझा कि मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। मैं सोच सकता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ, मैं हाथों से कर सकता हूँ। सो मैंने सबका इस्तेमाल किया। सही। हाथों से टाइपिंग सीखी, सोचने से अपनी लैंग्वेज और अपने लबो लहजे पर और अपने इल्म पर काम किया, और फिर बयान पर काम किया ताकि मैं वो बात दूसरों तक पहुंचा भी सकूं। और यही वो वजह है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से, मेरा किया हुआ नहीं है कुछ, अल्लाह की अता है कि जिसके नतीजा में जब घर पे टेलीफोन का कनेक्शन लगा तो मैं दुनिया से बराह रास्त चंद बटन दबाकर राब्ते में आ जाता था। मेरे अव्वलीन दोस्तों में अशफाक अहमद साहब थे। अच्छा। और मैंने जब टाइपिंग सीखी तो उर्दू टाइपिंग सीखने की जो मेरी प्रैक्टिस है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि अशफाक अहमद साहब का ज़ाविया तो लोगों में बड़ा पॉपुलर है, लेकिन उन्हें शायद ये ख़बर ना हो कि ज़ाविया से पहले ज़ाविया की तर्ज का उनका, अशफाक अहमद साहब का रेडियो का एक प्रोग्राम था जिसका टाइटल था आइए सोचें। जी। ये तलकीन शाह जब शुरू हुआ था तो ये उसके कुछ अर्सा बाद की बात है। अच्छा, रेडियो पाकिस्तान लाहौर से अशफाक अहमद साहब की वाबस्तगी बड़ी रेगुलर थी। यास्मीन ताहिर होस्ट करती थी, अशफाक अहमद साहब प्रोग्राम में मेहमान के तौर पे होते थे। आइए सोचिए प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होता था, मैं उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर लेता था। सही। रिकॉर्ड करके मैंने जो उर्दू टाइपिंग की मेरी सारी प्रैक्टिस है वो यूँ है कि उसकी रिकॉर्डिंग को मैं टाइप करता था। अच्छा, सुनते थे और टाइप करते जाते सुनता था और टाइप करता। इसका फीडबैक जब अशफाक अहमद साहब और यास्मीन ताहिर साहिबा तक पहुंचा और मैं उसके बारे में कमेंट करता था और बताता था उनको, तो इतना कीन लेवल पर तो उनके सारे काम को कोई और उस वक्त सुन नहीं रहा था। यानी बहुत कम लोग थे जो, अच्छा फिर अगर कोई सुनते थे तो वो फिर उसका इजहार इस तरह नहीं कर पाते थे, फीडबैक नहीं दे पाते थे। तो मैं उसमें ना काफ़ी नुमायां तौर पे उभर कर सामने आया उस प्रोग्राम के अंदर। सही। अशफाक साहब को मेरा गायबाना तारुफ हो गया, यास्मीन साहबा को भी। तो फिर जब मेरे घर टेलीफोन का कनेक्शन लगा तो जब मैंने अशफाक साहब से मेरी टेलीफोनिक दोस्ती हुई तो बड़ी गपशप होती। कभी बराह रास्त ही अशफाक अहमद साहब फ़ोन उठाते और कभी बानो आपा फ़ोन उठाती और हालचाल पूछने के बाद वो अशफाक साहब को आवाज़ देती
और वो टेलीफोन पर आते और हम बातें करते। सर एक शेर ही सुना दे उनका खूबसूरत सा, इतना आप मोहब्बत से उनका जिक्र कर रहे हैं। अशफाक साहब तो आपको पता है कि दानिश्वर और अदीब और ड्रामा राइटर, शायरी भी उन्होंने की, लेकिन उनका असल जो फील्ड रहा वो यानी तख्लीक का रहा नसर में। तो अशफाक साहब से बड़ा उस वक्त दोस्ती का जो मौका था, मैं समझता हूँ उससे सेल्फ इस्टीम पर भी अशफाक अहमद साहब से मेरी मुलाकात नहीं हुई। सही। उनकी तरफ से भी दावत थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद मैं वो जो उनके साथ एक बड़ा एक सेंसिटिव सा दोस्ती का रिश्ता था ना, शायद मुझे लगा कि वो जो एक मेरा उनसे दोस्ती का तस्वुरात का रिश्ता है जी, कहीं उसको कोई धचका ना पहुँचे, बात होता है जी। तो हुआ ये कि फिर एक दिन अशफाक साहब ने मुझे एक ईद कार्ड भेजा। अच्छा। प्यारे दोस्त मोहम्मद मोहसिन नवाज़ के लिए ढेरों दुआओं के साथ ईद मुबारक। और मैं आज भी सोचता हूँ कि अशफाक साहब जैसी ख़ास शख्सियत जिनको आज लोग एक बाबा जी के तौर पे जी। उनके नाम के साथ, वैसे मैं अपने वाले साहब को बाबा जी कहता था, लेकिन आज अशफाक अहमद साहब के लिए बाबा जी के तखातुब के साथ उनको लोग याद करते हैं। तो उनसे और बहुत सारे दूसरे लोगों से आप हैरान होंगे कि मेरी ज़िंदगी में जो लोग आए, आज के दौर में उनको अकाबरीन के तौर पे माना जाता है। और उस ज़माने में जब हम ये मतलब मैं किस का नाम लूँ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती तारिक अजीज़ साहब से थी, मैंने देखी उनकी एक वीडियो। पहला इंटरव्यू हमें दिया रेडियो पे। अच्छा। और उनका लास्ट भी मोहसिन ने। हाँ मैंने देखा, और लास्ट वाला मैंने देखा। पहला वाला भी उन्होंने हमें दिया था, कभी उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। अमजद साहब से जो मेरी दोस्ती थी वो बहुत ज़्यादा रेडियो के ज़रिए। तो फिर ऐसे लोग, अबसार अब्दुल अली जो पाकिस्तान के टेलीविज़न के पहले न्यूज़ कास्टर थे, और जमील अहमद साहब, जमील मलिक साहब थे, और बेशुमार लोग, यानी उसमें आप समझ लीजिए कि अब से तकरीबन 20-22 साल पहले वाले जितने सेलिब्रिटीज़ थे उनसे फिर ऐसा एक क्लोज रिलेशन कि जिसके नतीजा में वो जो एक सेल्फ इस्टीम का अप था, क्योंकि मैंने रेडियो से बहुत सीखा हुआ था। सही। वो जो बातें थी ना मुनीर भाई, वो जो रेडियो से सीखा हुआ था, वो बातों में सोचों में इतना रचा बसा हुआ था कि जब मैं इन लोगों से बात करता था तो वो बात से कनेक्ट हुए बगैर रह नहीं पाते थे। सही। अभी अल्लाह ताला उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। मेरी एक बड़ी पसंदीदा शख्सियत मौजूद हैं, मुशायरों में तो उनसे मुलाकात हुई, लेकिन बराह रास्त मुलाकात का मौका मिलने के बावजूद अब की तारीख़ अशफाक साहब के बाद एक और शख्सियत को भी दोहरा रही है, और वो मेरे करम फरमा हैं जनाब इफ्तिखार आरिफ। ठीक है। उनसे मेरी कोई अलहदा नशिस्त नहीं हुई, मुशायरों में तो रही मुलाकातें, 1 to 1। वजह उसकी भी यही है कि मेरी उनके साथ एक ऐसा हसास किस्म का रिश्ता है कि एक फ़नकार, एक आर्टिस्ट के साथ जब आपका बड़ा दिल के तारों वाला रिश्ता होता है, तो आप ये सोचते हैं कि अगर वो आपके साथ आपकी मुलाकात आपकी तसल्ली और इत्मीनान के मुताबिक ना हो पाई तो आपकी फीलिंग्स मुतासिर ना हो, और अगर वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक मुलाकात हुई तो फिर और मिलने को दिल चाहेगा। तो ये वो रुकावटें रहीं। लेकिन एक शख्सियत जो कि मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है और उनकी शख्सियत से मैं बड़ा इम्प्रेस भी हूँ, वो मेरे मोहसिन भी हैं, उनका नाम है डॉक्टर सदाकत अली जी। बहुत बड़ा नाम है उनका जो नाम है और उनका जो काम है। मैं चूँकि पिछले 26-27 साल से उनसे एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ रखता हूँ, उन्होंने मेरी ज़िंदगी में अपने इदारों में काम करने का मुझे मौका भी दिया, सिखाया भी, जो सीखा वो मुझे उन्होंने फिर टीच भी किया। सही। मुसलसल ट्रेनिंग्स। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ एक सेकंड पोजीशन उनके इदारों में होते हुए, तो काम करते हुए काउंसलिंग और साइकोलॉजी के फील्ड में फिर बहुत ज़्यादा सीखने का मौका मिला, और फिर तो ओढ़ना बिछोना ये बन गया। तो ज़िंदगी के इन सारे अदवार में, जैसे कि अभी मेरी एज 51.5 है जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, तो इस सारे यानी अरसे में, निस्फ सदी के अरसे में, हर दौर पर अगर मैं नज़र डालता हूँ तो उस दौर की अपनी रानाइयाँ, अपनी लर्निंग, अपनी खूबसूरती है। उसमें कहीं रेडियो तो कभी टेलीविज़न, कभी सेलिब्रिटीज़ और कभी दोस्त और कभी मौसीकी, और
क्या क्या। नहीं बिल्कुल ऐसी है। देखें इसमें जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ लग रही है ना कि आपने माशाल्लाह जो ये अपना ये सफ़र तय किया है, 25-26 साल 27 साल हो गए आपको रेडियो के साथ भी, और बाकी जो अपने प्रोफेशनल करियर में आपकी हर स्टेज पे जितने भी, देखें ये शायद पहली ही पॉडकास्ट होगी मेरी जिसमें मैं बोल ही नहीं रहा और यकीन कर मेरा बोलने को दिल ही नहीं कर रहा, मेरा दिल कर रहा है कि सुनता जाऊँ। ये मौसी की खासियत है कि ये ऐसे एंगेज कर लेते हैं बंदे को अपने साथ। अब मेरा दिल कर रहा है बस ये बोलते जाए और हम दोनों सुनते जाए। हाँ, मैं तो खैर घर में भी सुन लेती हूँ। चले, लेकिन मेरे लिए ये यूजुअली क्या होता है, क्योंकि पॉडकास्ट की खूबसूरती है ये टू वे कन्वर्सेशन है, ये वन वे नहीं है। इंटरव्यू में तो होता है ना, आप चुप करके बैठ जाते हैं, लेकिन मेरा दिल कर रहा है मैं आपको सुनता आ जाऊँ। माशाल्लाह इतना प्यारा आपका ये सफ़र जो जितना आपने अभी तक बताया है, जितना मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, बड़ा ही खूबसूरत सफ़र। और इसमें एक मुसलसल जो एक चीज़ जो मुझे लाइन आपकी स्टेबल नज़र आ रही है ना, वो है आपकी लर्निंग की। कि देखिए मोस्टली क्या होता है हमारे यहाँ, थोड़ा सा किसी को फेम मिल जाए ना, वो सबसे पहले अपने आप को अकले कुल समझने लगता है, वो अपनी लर्निंग रोक देता है। मोहसिन चेंज बहुत पसंद करते हैं और बहुत जल्दी एक्सेप्ट करते हैं। इन्होंने जो नई इनकी चीज़ें आई जो कि इन्हें कंफर्टेबल कर सकती थी, ये फ़ौरन उन्हें अडॉप्ट करते रहे, तभी तो आज इस मुकाम पे है कि इन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं कुछ नहीं कर सकता। ये चेंज बहुत जल्दी, बहुत बड़ी बात है। देखें मतलब ये सब कुछ होने के बावजूद इनके आगे आईफोन पड़ा है। अब आईफोन पड़ा है, यहाँ पे एक वो बटन वाला फ़ोन भी तो हो सकता था ना, नोकिया का। नहीं, आईफोन ही नहीं पड़ा हुआ, आप इसकी वो चीज़ें इसमें आपको नहीं पता होंगी जो ये सर्च कर चुके हैं, एक्सप्लोर कर चुके हैं। आप तो बस ऐसे फ़ोन सुनते होंगे ना, यूट्यूब कर लिया, फेसबुक नहीं। मोहसिन तो पता नहीं वो बनाने वाला भी भूल गया कि मैंने क्या क्या डाला था। वो मोहसिन को वैसे बरसबीलतस का ये अर्ज़ करूँ कि एप्पल जब कोई रिलीज़ करता है अपना ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फीडबैक भी जाता है। सही। और वो बाकायदा जो एप्पल एक्सेसिबिलिटी के फोरम्स हैं वहाँ वो इसके अभी ये जो मेरा फ़ोन इस वक्त मेरे पास मौजूद है जी, अभी इसका जो iOS 17 है वो पब्लिक तो रिलीज़ नहीं हुआ जी, लेकिन मैंने उसका पब्लिक बेटा वर्जन किया हुआ है। अच्छा। तो वो वर्जन एडवांस में, चूँकि मुझे ज़रा शौक है कि चीज़ें कैसे ऑपरेट करती हैं, तो उसके बारे में मैंने बाकायदा हम फीडबैक भी फिर वहाँ एप्पल वालों को दे रहे हैं कि भी ये इसको इस तरह से और ये यूं मोहसिन जब नया चेंज करते हैं, कोई नई चीज़ लेते हैं ना, तो 2-3 दिन तो भूल जाएं कि मोहसिन उससे निकल पाएंगे। उनको अच्छी तरह उसका पूरा निचोड़ लेते हैं उसको, बस कि इसके अंदर है क्या बात है। मतलब ये यूजली होता है, हम लेते हैं, यंग बच्चे जो है ना वो करते हैं। 16-17 साल के बच्चे को नई गेम मिल जाए ना, वो सबको भूल जाता है, होता मैं है। पूछ रही होती मुझे ये फलान मेरे फोन में ये मसला आ गया, वो कहते हैं ये करो ना, तो वो मतलब स्विच लगाना मैंने मोहसिन से सीखा है। क्या बात है, क्या बात। सर ये बताइए कि अभी आप वीडियो एडिटिंग का जिक्र किया आपने, जी, ये मतलब क्या माजरा है वीडियो एडिटिंग में? तो एक एक फ्रेम आपका जो है उसको आपको ऑब्जर्व करना होता है, तो आप किस तरह से कनेक्ट कर पाते हैं और कैसे फिर उसको एडिटिंग के मरहले से गुजारते हैं? जो इब्तदाई तौर पे मैंने जैसे कंप्यूटर पे बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स थे जिनको, अब तो खैर मैं आजकल तो लैपटॉप अपना यूज़ नहीं कर रहा, लेकिन जो लैपटॉप के अंदर एक्चुअली ऐसे स्क्रीन रीडर्स अब मौजूद हैं जिनकी मदद से आपको ये सारा कुछ वो एलेबोरेट करता है। सही। यानी आप कोई उसके अंदर वीडियो अगर इंपोर्ट करते हैं तो उस इंपोर्ट करने के साथ उसके अंदर इफ़ेक्ट्स, उसके चेंजेस, उसके फ्रेम की सेटिंग, ये सारा कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, स्क्रीन रीडर्स, जो कि आपको गाइड कर रहे होते हैं। अच्छा, जो फ़ोन पर मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें ज़्यादातर एक ही गो में वीडियोस बनती हैं, तो उसमें कोई ट्रिमिंग की जो ज़रूरत होती है वो तो इतनी की होती है। लैपटॉप वाला काम अब चूँकि मेरी मसरूफियात भी इतनी ज़्यादा होती हैं कि वो इतना का कोई लेबोरियस वर्क मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो ऐसी टीम मौजूद है, दोस्त हैं जो कि फिर उसमें ज़रूरत के मुताबिक जो भी करना होता है वो कर लेते हैं। लेकिन इस पर मैं यानी चूँकि मैंने फ़ोन के हद तक तो मैंने अभी काफ़ी ज़्यादा और भी नई चीज़ें, जैसे एक एप्लीकेशन मैं ज़रूर इंट्रोड्यूस करवाऊँगा अपने दोस्तों को जैसे देख रहे हैं, उसका नाम है आइको, AIKO, आइको। आइको की एप्लीकेशन एक ऐसी ज़बरदस्त एप्लीकेशन है जिसके अंदर अगर आप किसी भी वीडियो को इंपोर्ट करते हैं तो वो उसका ट्रांसक्रिप्ट आपको दे देगी, यानी उसको ट्रांसक्राइब कर देगी। और कई दफ़ा जब मेरे पास फुर्सत ज़रा कम होती है तो मैं कोई अपनी पसंदीदा वीडियो उसमें इंपोर्ट करके और फिर अपना काम जारी रखता हूँ, और थोड़ी देर बाद उसका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो मेरे सामने होता है, जिसमें से जो चीज़ें लर्निंग की होती है वो मैं निकाल लेता हूँ। तो मैं फ़ोन को एक एजुकेशनल टूल के तौर पे बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ। वेरी नाइस।
तो इसमें सर ये जो आपका प्रोफेशनल करियर है उसके अंदर आप किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ तो इतना कट थ्रोट कंपटीशन चल रहा है इस वक्त कि जो नॉर्मल हाई इंटेलेक्ट बच्चे हैं वो भी मतलब बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर पा रहे हैं, और आप एक सीनियर पोजीशन डायरेक्टर लेवल पे आप एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएटेड हैं और पिछले कई सालों से जी। तो आपको क्या डे टू डे लाइफ के अंदर मसाइल जो आते हैं उनको किस तरह से डील करते हैं, और ये बड़े पोजीशन पे होने की वजह से डेफिनेटली की डिसीजंस भी लेते हैं आप, तो कैसे सर आप उनको मैनेज करते हैं? कोई भी मुश्किल अल्हम्दुलिल्लाह नहीं होती, क्योंकि वो उसमें यानी जो मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा जो नॉलेज है, मेरी जो पोजीशन है, वो सारा कुछ काम कर रहा होता है। और एक काफ़ी बड़ी टीम के साथ लाहौर में जो हमारा हेड ऑफिस है विलिंग बेस का, यहाँ कोई 115 लोग काम करते हैं, जिसमें डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट और आईटी डिपार्टमेंट है, उसमें मैनेजरियल स्टाफ है, उसमें लोअर स्टाफ जो हेल्प रिसोर्स होता है वो है। तो काफ़ी बड़ी टीम है। तो उसमें जो मैनेजमेंट से रिलेटेड काम है वो तो ज़ाहिर है कि बातचीत के काम ही होते हैं जी। उनसे बातचीत करना, या कोई ऐसी मीटिंग का कंडक्ट करना जिसमें हमारे साथ काफ़ी लोग शरीक होते हैं, और उनको जो प्रिंसिपल्स हैं वो डिस्कस करना और उनकी स्किल्स पर काम करना, स्किल्स इन्हेंसमेंट पर। जो क्लाइंट्स हैं, मेरा जो ज़्यादा वक्त गुज़रता है वो एक्चुअली गुज़रता है उन क्लाइंट्स के साथ जो लोग अपने साइकोलॉजिकल डिफ़िकल्टीज़ के साथ मेरे पास आते हैं। सही। मुल्क में एडिक्शन की बीमारी एक वबा की तरह से है। UNODC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 1 करोड़ 10 लाख अफराद हैं जिनको किसी न किसी तरह की एडिक्शन की वजह से एडमिट करके इलाज किए जाने की ज़रूरत है। सही। और ऐसे अफराद की तादाद जिनको किसी भी तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनकी तादाद 5 करोड़ से ज़्यादा है। पाकिस्तान में लाहौर, कराची, मरी और इस्लामाबाद में हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं, सेटअप्स हैं, वहाँ ज़ाहिर है कि हम पेशेंट्स को एडमिट करने की फ़ैसिलिटी तो रखते ही हैं, लेकिन वो एक वक्त में हम चंद 100 पेशेंट्स को ही एडमिट कर पाते हैं। बिल्कुल। ऐसे बेशुमार लोग हैं जो कि हमारे पास रब्ता करते हैं अपनी अदर दैन एडिक्शन के प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के साथ। तो रोज़ाना मैं तकरीबन ऐसी कोई 5-6 फैमिलीज से मुलाकात करता हूँ जो मुझे रब्ता करते हैं पाकिस्तान से, पाकिस्तान के बाहर से लोग स्पेशल मिलने के लिए। इवन आप शायद हैरान होंगे कि ये ज़्यादातर ये एलीट क्लास है। अच्छा। ये वो क्लास है जिनके लोगों को आप टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, जो CEOs हैं। ये वो क्लास है जो कि अरबपति, जिनके पास पैसों ऐसों का कोई मसला नहीं है। सही। जिनके पास मसला है तो वो उन डिफ़िकल्टीज़ का है कि ये पैसा होने के बावजूद उनको वो जो इमोशनल डिफ़िकल्टीज़ हैं उनकी मैनेजमेंट के लिए कोई हल चाहिए। ये लोग जब रब्ता करते हैं, फिर इनमें से कुछ के साथ जो मुलाकातें होती हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, और उसमें फिर उनके मसाइल के लिए कोई सलूशन प्रोग्राम डिस्कस होता है। फिर वो मुझसे ऐसी 4 मीटिंग्स करते हैं। ठीक है। यानी एकदम से किसी के मसले के सलूशन की तरफ जाने से पहले उनकी इवैल्यूएशन मीटिंग के कुछ पार्ट्स जो मैं कंडक्ट कर रहा होता हूँ, अपने साथ साइकोलॉजिस्ट को शामिल करता हूँ और मुख्तलिफ जो टीम मेंबर्स हैं, काउंसलर्स हैं, तो ये एक्सप्लोर करते हुए कि इन मसलों के लिए जो लेटेस्ट रिसर्चेस हैं, लेटेस्ट साइकोलॉजी के मॉड्यूल्स हैं, वो क्या क्या हैं, कैसे कैसे हेल्पफुल होंगे। तो उसका पूरा फिर एक प्रोग्राम डिज़ाइन होता है। जिनको इंडोर ट्रीटमेंट पर जाना होता है वो फिर 100 डेज़ के लिए हमारे पास एडमिट होते हैं, और जिनको फिर आउटडोर बेसिस पे काउंसलिंग के थ्रू जिनके नॉलेज और स्किल्स के लेवल को इन्हेंस करके और उनको इन मसलों से निकालना होता है, उसके लिए फिर आगे डिज़ाइनिंग होती है कि कोई 2-3 साइकोलॉजिस्ट की टीम उनके साथ 1-on-1 बेसिस पे काम कर रही होती है, जिसका फिर फीडबैक आ रहा होता है। ये इस तरह से काम काज की नौइयत है। ठीक है। तो इसमें अब जिस तरह डेफिनेटली आपने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ जगहों पे आप लोगों के सेंटर्स भी हैं, और इसमें स्पेशली जब आपके साथ एक प्रीमियम क्लास जो है आपके साथ, ये जिसको कह लें हमारी एलीट क्लास आपके साथ इंटरेक्ट कर रही होती है, तो उसके लिए डेफिनेटली आपको भी अपने आप को उसी तरह से अपडेट करना होता है। तो आप अपनी डोमेन में जो नॉलेज है, किस तरह अपना खुद का नॉलेज कैसे इन्हेंस कर रहे होते हैं? रोज़ाना लर्निंग होती है। ठीक है। इस वक्त जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो दुनिया में ऐसे साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि ह्यूमन साइकोलॉजी पर लेटेस्ट रिसर्चेस को
अपग्रेड करने पर इस वक्त भी लगे हुए हैं। बिल्कुल सही। ऐसी किताबें इस वक्त भी पब्लिश हो रही हैं, मार्केट में आ रही हैं। ऐसा रिसर्च वर्क अब यूट्यूब पर और मुख्तलिफ फॉरम्स पर वीडियोस की शक्ल में भी आता है। हर रोज़ सुबह का आगाज़ जो है वो हमारी जो एक मीटिंग है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, जिसे हेड करते हैं डॉक्टर सदाकत अली, तो वो मीटिंग जो सुबह होती है, उस मीटिंग में इन लेटेस्ट रिसर्चेस की रोशनी में फिर हम अपने काम काज को अपग्रेड करते हैं। और यही वजह है कि आज मैं ये देखता हूँ और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहा हूँ कि आज अमेरिका से, कनाडा से, यूके से, यूरोप से, मिडल ईस्ट से, ऑस्ट्रेलिया से ऐसे लोग, ऐसे पाकिस्तानी जो कि वहाँ सेटल्ड हैं, पाकिस्तान छोड़ के गए थे रुपया पैसा कमाने के लिए। सही। तो वहाँ अर्निंग तो बहुत अच्छी हो गई। इसमें प्रोफेशनल्स भी हैं, इसमें बड़े यानी ऐसे लोग जिनका वहाँ काफ़ी बड़ा बड़ा बिज़नेस है जी। लेकिन वो अपने उन मसाइल और मुश्किलात की वजह से बहुत परेशान हैं। वो जब रब्ता करते हैं तो फिर उनको आहिस्ता आहिस्ता उनके सलूशन मिलने लगते हैं। आप के लिए ये बात शायद एक खुशगवार हैरत हो कि जब वो मुलाकात करके कोई प्रोग्राम उनका शुरू होता है तो मेरी ऑब्जर्वेशन है पिछले कई सालों से कि विद इन अ मंथ जी वापस पलट के आके वो फैमिली मुझसे मिलती है और वो कहती है कि मोहसिन नवाज साहब, आपने जो बताया था हमने उससे भी ज़्यादा अच्छे नताइज पाए, तो आपके लिए दुआएं हैं। और फिर वो दुआएं और फिर वो सारा कुछ, तो वो सबसे बड़ा सरमाया तो फिर वो दुआएं। क्या बात है। मैं एक सवाल और आपसे पूछता हूँ। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप मोहसिन भाई की जो प्रोफेशनल लाइफ है, पर्सनल लाइफ तो डेफिनेटली आप एक साई की तरह उनके साथ हैं, प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कितनी हेल्प करती हैं इनकी? मैंने बताया कि मौसी माशाल्लाह खुद से इतने एक्सपर्ट है, उसमें मेरी तो हेल्प की जरूरत नहीं है। होता है ना, देखिए एक समटाइम मॉरल, हाँ समटाइम एक मॉरल सपोर्ट जो है ना वो भी आपकी हेल्प की होती है ना। यही है कि घर आके भी एक्चुअली ये ऑफिस में ही होते हैं। अच्छा। मतलब इनकी फ़ोन कॉल्स क्लाइंट्स की आती रहती हैं और अटेंड करते हैं, तो उसमें है कि हम वो इरिटेट नहीं होते हैं। ठीक है, काम है और लोगों की फलाह के लिए है, और मोहसिन बहुत सिंसियर है अपनी जॉब के साथ। सही। एम ही नहीं, इन्होंने इतनी तरक्की लेकिन कर ली। समटाइम ऐसा लगता नहीं है कि देखें बीइंग अ वाइफ या बच्चों को भी होता है ना कि ठीक है जी अब अब्बा ने बाहर काम कर लिया, हस्बैंड अब काम कर रहा है 8-10 घंटे, कम से कम थोड़ा टाइम हमें भी दें, तो ठीक है फलाओ बहबूद और वो सारी चीज़ें एक लेवल तक तो अच्छी लगती हैं। लेकिन जब आपकी पर्सनल स्पेस में कुछ चीज़ एंटर होने लगती है ना, कहीं थोड़ा सा आता है कि अब हुण फुल स्टॉप लाओ, साड़ी भी बारी आन दो। एक्चुअली मौसम को अदर छुट्टियां भी नहीं होती हैं, संडे होता है ऑफ, ये भी नहीं कि कोई स्पेशल डेज आ गए हैं तो मौसम की छुट्टियां होंगी, और हमें आदत हो गई है। और पता है क्या होता है कि मौसम घर आते हैं ना तो बच्चों को टाइम देते हैं, मतलब वो बैठे होते हैं साथ स्पीकर पे कॉल्स ले लेते हैं। अच्छा। तो वो साथ बच्चों के साथ भी होते हैं, और जो लर्निंग करके आते हैं वो बच्चों में शिफ्ट करते हैं। एमी नहीं, हमारे बच्चे माशाल्लाह सारे आपने बच्चे भी आगे इसी डोमेन में डाल दिए, साइकोलॉजिस्ट बन गए, मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। क्योंकि लड़कियां बहुत साइकोलॉजिस्ट थी, बहुत वो कम थे मेल ना। तो आगे हम देख रहे थे कि इतना ज़्यादा इसमें वो ज़रूरत है लोगों को कि मतलब दूसरे डॉक्टर से ज़्यादा इनकी ज़रूरत हो जाएगी साइकोलॉजिस्ट। तो आपने क्या फोर्स किया बच्चों को, या वो खुद ही बाय चॉइस आ गई इस तरफ के भाई उनका इंटरेस्ट हो गया? और हम कह रहे थे कि एक चला जाए साइकोलॉजी कर ले, दूसरा नहीं, तो वो कह रहे थे ये छोड़ दे, फिर मैं तो करूँगा। अच्छा। तो मतलब अदर उनकी इंटरेस्ट भी हैं, और साथ साइकोलॉजी तो उनको पसंद ही था फील्ड। सही। और उसमें उन्होंने माशाल्लाह बहुत नाम बनाया। नहीं मैं इंशाल्लाह लाजमी आपके बड़े बेटे को अपनी पॉडकास्ट में ज़रूर बुलाऊंगा, बल्कि अब तो काइंड ऑफ दोस्ती हो गई अली से मेरी। तो मोहसिन में ये बताइएगा कि हमारी सोसाइटी में परसेप्शन बेस्ड चलती है ना चीज़ें, हम तो हैं ही, हम मतलब वो बुक का कवर देख के ही उसके बारे में जजमेंट दे देते हैं। तो जब आप इस एलीट क्लास के साथ डील कर रहे हैं, ख़ास तौर पे ये नखरे वाले जो लोग हैं इनके साथ जब डील करते हैं, वो ऐसा वाक़या सुनाना चाहेंगे कि आए हो तो उनकी परसेप्शन हो, इन्हें दफना सानू होता ही है ना। तो उसके बाद लेकिन जब आपने अपना करिश्मा दिखाया उनको तो फिर कुछ परसेप्शन चेंज हुई, कोई ऐसा वाक़या सुनाए सर। अब ऐसा वैसे कोई ख़ास काबिल ज़िक्र मेरे साथ एक्सपीरियंस नहीं हुआ, क्योंकि होता ये है कि मेरा तारुफ उन्हें पहले तो वेबसाइट से ही मिल जाता है, सोशल मीडिया पर जब कोई रब्ता करता है तो वो मेरे बारे में सर्च करता है। सही। कि वो जिससे मिलने जा रहे हैं, आमतौर पे इन बड़े लोगों के कोई जो मैनेजर्स होते हैं, इनके कोई एग्जेक्टिव्स होते हैं, वो पहले से एक वर्किंग करके तो उनको तारुफ करवाते हैं। अच्छा, फिर जब आगे आते हैं तो जैसे रिसेप्शन पर आने पर उनसे बाकायदा जब पूछा जाता है कि आपकी अपॉइंटमेंट उनके साथ है, कि आपने टाइम भी कोई लिया हुआ है, इस तरह से वो यानी स्टेप बाय स्टेप उनको एक पहले से ही मैसेज चला जाता है कि जिनसे वो मिलने जा रहे हैं उनकी जो
यानी पोजीशन या उनका जो काम की नौइयत है वो क्या है। सही। तो फिर जब वो मेरे पास पहुंचते हैं तो ये मौजू तो शाज़ व नादिर बहुत कम कि किसी ने कि मेरे हवाले से ये कि जी मेरा कोई आई साइट का चैलेंज है या ये चीज़ें, क्योंकि जब वो आते हैं मेरे पास और बात शुरू करते हैं और बात शुरू होने के बाद फिर जब उनसे गुफ्तगू कनेक्ट होती है तो वो साहब हों या बेगम साहबा हों किसी फैमिली की, वो ये अच्छा किया आपने, कहते किसी की वरना बड़ी कम खराब हो गया ना। तो वो फिर कनेक्शन बनता चला जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अक्सर तो सॉरी ये भी होता है कि अक्सर जो बात कर रहे होते हैं क्लाइंट्स तो वो ये भी भूल जाते हैं कि इनको कोई प्रॉब्लम है, इनको नजर नहीं आता तो वो कहते हैं आपने देख रहे हैं ना वो फलां चीज देख रहे हैं ना। एक हाँ इतना ज्यादा वो हो जाते हैं, ये बहुत ज़्यादा होता है। और बहुत दफ़ा ये होता है कि जैसे कल मैं ताज़ा तरीन आपको बताऊँ, ये कल भी हुआ कि मेरे पास एक फैमिली आई, 5 मेंबर्स थे, बातचीत होती रही, थोड़ी देर बाद वो साहब कहने लगे कि अच्छा मैं उसकी कुछ रिपोर्ट्स हैं ये मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। अब मैंने फिर उन्हें बताया कि अभी एक तो रिपोर्ट्स देखने का वक्त नहीं है, जब होगी तो वो हम देख लेंगे। मैंने वैसे जिक्र कर दिया तस्करतन कि मेरा आई साइट का जो है तो मैंने कहा आप मुझे फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो मैं अपने मोबाइल से उसको देख लूँगा। अच्छा, अक्सर लोग तो ये समझते हैं कि थोड़ा बहुत मसला है कि थोड़ा बहुत तो नज़र आता ही होगा, तो वो फिर वो समझते हैं कि बस ये देख लेंगे थोड़ा बहुत, तो मतलब इतने एग्जैक्ट मौसम को वैसे पता चल जाता है कि बंदा जो है ना मेरे सॉरी मौसम हाँ, कि बंदा ये जो मेरे से बात कर रहा है इसका कद कितना होगा ये वो होगा। तो हमारी हेल्पर बच्ची है ना वो इतनी परेशान हो जाती है कभी कभी, कहती हैं वो बाजी अंकल को नज़र आता है नज़र आता है। मैं कहती हूँ कि नहीं वो जिस तरह एग्जैक्ट पता कर लेते हैं ना कि कौन अंदर आई है, ये किसने क्या चीज़ रखी है, उनको पता चलता है। मतलब मौसम की इतनी कनेक्टिविटी। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है ना इस पर तो खैर मैंने कोई वो उस तरह से काम हमारे जो लोग नहीं देख सकते उनकी बड़ी महारत होती है इस बारे में। मैंने तो खैर ऐसे क्योंकि ये कोई दानिस्ता तौर पे ऐसी कोशिश नहीं होती कि बाकायदा इसको बहुत भांपा जाए या इस पे बहुत गौर किया जाए। लेकिन एक जो चीज़ मुनीर भाई जिसने बड़ी हेल्प की ना वो मीडिया से ताल्लुक़ और फिर सोशल मीडिया से ताल्लुक़। सही। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो फेसबुक का पेज है उस पर कोई 9,90,000 प्लस उसके फॉलोअर्स हैं अब तक। तो अब आपकी बरकत से वो मेरे ख्याल 1 मिलियन भी हो ही जाएगी बिल्कुल इंशाल्लाह। तो अच्छा उसमें यह है कि उसके ऊपर जो वीडियोस हैं फिर यूट्यूब का काम, तो यूजुअली ये होता है कि जो क्लाइंट मेरे पास आता है जी वो पहले से कुछ तारुफ भी रखता है। मैं नाम तो नहीं ले सकूंगा कॉन्फिडेंशियलिटी के कंस्ट्रेंट्स की वजह से, लेकिन 3 दिन पहले मेरे पास पाकिस्तान की एक बहुत ही सीनियर पोजीशन पर एक शख्सियत हैं, वो मेरे पास आए और पहले से तारुफ भी उनको बड़ा अच्छा करवाया हुआ था। तो मेरे सामने खड़े हुए थे और कहने लगे कि हमने आपको वहाँ बुलाना है जहाँ जिस इदारे की वो सीनियर पोजीशन है जी। तो कहने लगे कि हमने वहाँ भी आपसे बातें करनी है और आपसे मोटिवेशन लेनी है वगैरह वगैरह। फिर वो मेरे पास आए और कहने लगे कि मैं आपके साथ सेल्फी बना सकता हूँ। सही। मुझे बड़ी खुशी हुई। लोग आमतौर पे यानी ये जिन शख्सियत की बात कर रहा हूँ जिनका नाम मैं मेंशन नहीं कर रहा जी, यकीनन लोग जब मिलते होंगे तो उनके साथ सेल्फी बनवाने की ख्वाहिश का इजहार करते होंगे। बेशक। अच्छा, अल्लाह ने इतनी बेनियाजी अता फरमा दी और इतना माला माल कर दिया अल्लाह ताला ने कि इन चीज़ों का सेल्फीज़ वगैरह का ख्याल मुझे नहीं आता, बल्कि उसमें लोगों की तरफ से यानी अब जैसे कल दोपहर 1 बजे जिनकी मेरे पास अपॉइंटमेंट है, ये वो बिज़ी पर्सन है, सेलिब्रिटी हैं सोशल मीडिया की, कि जिनसे शायद कोई 1-2 मिनट के मिलने के लिए जाने के लिए भी लोग बड़ा जाके टाइम देते होंगे बड़ा उचेज करके रेफरेंस के साथ, और उन्होंने मुझसे टाइम लिया हुआ है कल दोपहर 1 बजे का। क्या बात है, क्या तो अल्लाह की मेहरबानियों की अता। अच्छा, इसमें वो कुदरत का निज़ाम है ना, उसने एक सिम्बॉलिकली किसी पर्सन को मुंतखब करना होता है कि मैं लोगों को हैरान करूं और बताऊं, और वो क्या बताऊं कि ऐसा भी होता है। बिल्कुल, उसकी ज़ात मौजूद है जी हाँ, वो अपने करिश्मे। देखिए ना, अभी आपके पास चॉइस थी, चाहते तो आप भी बिल्कुल एक लाचार बच्चे की तरह एक कोने में पड़े रहते, घर वालों पे बर्डन बनते, सारी ज़िंदगी अपनी इसी तरह से गुजार देते और घर वाले भी आपके सारी ज़िंदगी परेशान रहते। दूसरी चॉइस आपके पास थी, नहीं, स्टैंड अप होना है, आगे बढ़ना है
एक मजबूत शख्स की तरह बढ़ना। इस वक्त अगर देखा जाए दुनियावी हिसाब से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ से आप पीछे हैं। तो जब ये छोटे थे तो एक खातून ने कहा था ना, इनकी हमसाई खातून थी, उनकी मदर को कि आप दुआ करें आपकी ज़िंदगी में अल्लाह। हाँ, वो बल्कि मैंने सुनी है वीडियो। हाँ, तो मतलब अगर तो ये अपने आप को ना मनवाते तो फिर तो क्या ये जो छोटे छोटे वाकयात होते हैं, ये कड़वी हकीकतें जो जिंदगी की हैं, किसी ने एक जुमला बोल दिया, वो दिल पे आपके उतर गया, किसी ने दूसरी तरफ से जुमला बोला, क्या ये आज जो शख्सियत मेरे सामने बैठी है, क्या ये इन जुमलों की वजह से ही है? होता है ना, एक बंदा कहता अच्छा ठीक है जी, एक आप लोग बोल रहे हो, एक मेरी चॉइस है, ठीक है, मैं आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं इस दुनिया के साथ लड़ूंगा, ठीक है। तो इसमें कहीं ना कहीं इन जुमलों ने भी कोई किरदार प्ले किया आपकी लाइफ को शेप अप करने में? एक चीज़ होती है रेजिलियंस जी। इन जुमलों ने तो शायद मेरी नेचर से टकराए ज़रूर, ये उन्होंने दस्तक दी और टकराए और मुझे दुनिया को पहचानने में मदद दी। लेकिन बाय नेचर एक तो मैं ऐसा था कि मेरे अंदर रेजिलियंस ऐसी थी कि जिसके नतीजा में जब भी कोई मुश्किल वक्त, कोई परेशानी आती थी तो मेरी फ़ौरन नज़र इस पे जाती थी कि मैं कर क्या सकता हूँ, व्हाट कैन आई डू। मेरी तवज्जो में पहला जो नुक्ता आता है कि इसमें अच्छा जी ये हो गया, अब करना क्या है। एक तो ये। अच्छा, दूसरी बात ये है कि लोगों के बारे में मेरा नज़रिया, मैं एक बड़ा अहम राज जो कि अगर कोई समझ गया और अगर वो 1% भी समझ गया तो उसकी ज़िंदगी में इंशाअल्लाह लोगों के तबसरों की अहमियत ख़त्म हो जाएगी। सही। याद रखिए कि लोग जब भी आपको कॉम्प्लेक्स में मुब्तला करना चाहते हैं, एक्चुअली वो खुद कॉम्प्लेक्स में होते हैं। 100%। जब वो आपको इश्तियाल दिलाना चाहते हैं तो ये उनकी कुछ कमियां होती हैं जो उनसे ऐसे डायलॉग डिलीवर करवाती हैं। सो लोगों की बात की परवाह, ज़रूरत, वैलिडेशन अगर आपको है तो आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। लोगों की बातों में, लोगों के, क्योंकि वो सोचते रहेंगे जी, वो लोग फारिग भी होते हैं लोगों के पास टाइम की भी किल्लत नहीं होती, वो उनके पास काफ़ी कुछ है, तो उनके तबसरों से बेनियाज उसमें से अच्छी चीज़ का चुन लेना जी। रोज़ाना बहुत सारे लोग आपकी तारीफ़ भी करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी बहुत सारी तारीफ़ें, सताइश मिलती है, मैं उसको अल्लाह का शुक्र अदा करके कबूल करता हूँ। बिल्कुल। लेकिन उनकी तरफ से आने वाली कोई अच्छा, अव्वल तो खैर अब ऐसा एक्सपीरियंस ही नहीं होता। ये मैं ऐसे ही आपको बात बताऊं कि साल हर साल से, यानी वो जो इन्होंने अभी बात मारिया ने की थी शुरू में कि कभी कोई ऐसा वो एक इन्होंने साउंड का किया था अच्छा, ये वाला साउंड मुझे शायद कहीं बचपन में किसी ने कोई ऐसा हुआ हो, या शायद उसी खातून ने, वो जिसका वाकया है, मुझे ऐसा याद नहीं पड़ता। अच्छा, उसकी वजह ये कि मेरे ऊपर है ना, ये बात तो मेरे ऊपर है कि कोई मुझसे मुखातिब होते हुए मेरी इजाज़त से ही कोई मेरे बारे में तबसरा कर सकता है। बिल्कुल। अच्छा, अब ये बड़ा एक भारी सा जुमला है, मेरी से मुराद यहाँ इंसान की बात कर रहा हूँ कि किसी इंसान के बारे में कोई तबसरा करते हुए उसकी इजाज़त होती है, दो लोगों की लड़ाई होती है ना, तो आप यकीन माने कि उसमें दोनों की बाहम रजामंदी और कोशिशों से ही लड़ाई होती है। आप मैं और आप आपस में तब तक नहीं लड़ सकते जब तक दोनों हिस्सा न डालें। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये है, ताली एक हाथ से नहीं बजते, बिल्कुल सही है। इसमें मोहसिन भाई जो चीज़ अच्छी है ना वो ये है कि देखिए, आप अगर तो चाहें, वो आप वाली बात ही कि चाहें तो आप अपनी ज़िंदगी को जो है वो खूबसूरत बना लें, ठीक है, लोगों के जुमलों पे छोड़ दें। लोग तो सिर्फ बादशाह को नहीं छोड़ते, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं छोड़ा लोगों ने। तो कभी कोई कहते थे ना पहले, अब तो नहीं कहा मैंने, वो कभी कोई कहे ना हाफिज साहब, उसी कहते हैं सॉरी मैंने हिफ्स नहीं किया। अच्छा, मतलब वो क्या अक्सर ब्लाइंड लोगों को हाफिज साहब कहते हैं, बिल्कुल है, तो मौसी कहते हैं कि सॉरी मैंने नहीं किया। ये जो जिस वाक़े का हवाला दे रही है ना, वो आखिरी दफ़ा ये मुझे 2001 में अब नहीं गवर्नर पंजाब के प्रोटोकॉल ऑफिसर मिलने के लिए आए, सही, और कहने लगे कि हाफिज साहब तुसी वैसे ना मैंने बड़ा मुतासर किया है। मैं कहा पर तुहाडी ये गल मैंने मुतासर नहीं करी। कहने लगे की होया, मैं कि मैं चूँकि हिफज नहीं किया तो तुसी इन्ना बड़ा एजाज़ मैनू देना चाह रहे हो। अब 22 साल। अच्छा, वो कहने लगे कि मतलब यानी तुसी हिफ्स नहीं किया। मैं कि नहीं हिफ्स नहीं किया, लेकिन तुहाडा नाम मैनू हिफ्स हो गया। तो ये यानी एक पैराडाइम, जिस नज़र से अपने आप को देखते हैं ना, तो दूसरे भी फिर वैसे देखते हैं। मौसम तो अपने आप को नहीं कुछ ऐसा वैसा देखने देते, अपने आप को अच्छा ही रखना चाहिए। अपने ये जो मारिया ने बात कही है ना, इसको अगर एक वन लाइनर्स का दिया जाए कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। हाँ, बिल्कुल ऐसी है सर। इसमें इस चीज़ पे ज़रूर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा कि जो आपकी गुफ्तगू का अंदाज़ है,
बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा नपा तुला बोलते हैं आप। इस पे आपने क्या काम किया बाकायदा इंटेंशन के साथ, या विद द पैसेज ऑफ टाइम रेडियो पे काम करने या टीवी पे काम करने की वजह से हो गया ये? जैसे अर्ज़ किया था कि शुरू से ही माइक से, आवाज़ से, अल्फाज से, ख़याल से और ख़याल के फिर इजहार से निस्बत ताल्लुक़ रहा, तो इसलिए लफ्ज़ों के बारे में कॉन्शियसनेस पैदा हुई और गौर करना शुरू किया कि अगर लफ्ज़ है तो लफ्ज़ की वैल्यू, अहमियत क्या है। सही। अच्छा, फिर अगर वो लफ्ज़ है और वो लफ्ज़ नहीं है, ये मैंने ख़ास तौर पे इस तरफ इशारा किया, जैसे आम तौर पे लोग जब लफ्ज़ की अदायगी करते हैं तो फिर उसके तलफ़्फ़ुज़ की भी तो कुछ अमानतदारी है। बेशक। अच्छा, खूबसूरती पैदा होती है उस लफ्ज़ के सही तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी, फिर आपका जो ठहराव है। मैं समझता हूँ कि ये बात भी ज़रूर करनी चाहिए कि पावर ऑफ पॉज को भी पहचानें। लोग बात करना चाहते हैं, लोग मुसलसल बोलना चाहते हैं जी, लोग पावर ऑफ पॉज से नावाकिफ़ हैं। बेशक। कम्युनिकेशन की स्किल के अंदर सबसे बड़ी स्किल लिसनिंग स्किल है। मुझसे जब लोग मिलते हैं तो वो अपनी बात जब मुझे सुनाते हैं तो काफ़ी तफसील से सुना चुकने के बाद वो मुझे कहते हैं कि आपसे बात करके हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, आपसे बात करके हमें बहुत रिलीफ मिला है, आपके वगैरह 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 इस तरह की तरह। और मैं दिल में ये सोचते हुए मुस्कुरा रहा होता हूँ कि मैंने तो अभी बात ही नहीं की, मैंने तो सिर्फ सुनी है। अभी ना अब कुछ दिन पहले मेरे साथ बैठे हुए थे हसीब खान साहब, वो भी माशाल्लाह बड़े अच्छे एक्टर भी हैं और रेडियो पे भी काम किया हुआ है। तो उनसे मैं एक बात पूछ रहा था, मैंने कहा हसीब भाई, आजकल जो है ना, जो बच्चा आजकल जो जिस तरह भी मैंने शुरू किया, ये और बहुत सारे लोगों ने कैमरा ऑन किया, माइक सामने रखा और शुरू हो गए। अल्फाज का जो चुनाव है और उनकी अदायगी है 90% लोगों में आपको मिसिंग नजर आएगी। खास तौर पे जिस हम डे टू डे लाइफ में ना बड़ा कैजुअल होके बोल जाते हैं। आप नोट करेंगे कि आजकल ना स्टेटस कुछ ऐसा बना लिया कि वो बिगाड़ के बोलेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा फील कराएंगे। मतलब वो जैसे खत्म हो गया, मतलब खत्म हो गया, मतलब इस तरह का एक्सेंट बनाएंगे ना तो जरा मॉडर्न लुक देंगे। जी जी। तो वो ये वाला भी मॉडर्न लुक दे रहे हैं लोग। मैंने ऐसी बहुत सी जुलेखाओं के नाम दुरुस्त कराए जो अपने आप को जुलेखा कहते थे और फिर मैंने प्रैक्टिस करवाई कि जुलेखा आपका नाम है। सर ये काम आपने एक्सेंट हो गया ना, तो वो बच्चे भी क्या करें, एक्सेंट ऐसा हो गया कि वो बिल्कुल खत्म और इस तरह की चीजें, तो वो एक्सेंट ही ऐसा हो गया, उर्दू खराब हो गई। तो ये इसके ऊपर आपने कोई बाकायदा कोई तवज्जो दी तो तभी जाके ये आपका भी इतना इसमें जो प्योरिटी नजर आ रही है। शौक है, अभी भी शौक है। और बात करते हुए अगर आप थोड़ा ध्यान रखें तो मेरा ख्याल है कि सीखा हुआ काम आता है। इस पे यदि यूँ समझें कि आपका कॉन्शियस जो एक तवज्जो देने का लेवल होता है उसको मेंटेन रखने की ज़रूरत होती है। मज़े की बात है कि हमारे रेडियो प्रोग्राम जब हम करते हैं ना, हर घंटे के बाद न्यूज़ होती हैं। हाँ जी बिल्कुल। तो वो जब न्यूज़ कास्टर जब कंप्लीट कर लेते थे ना तो फिर पूछते थे कोई गलती है तो मौसिम बताते थे कि ये वर्ड आपने ऐसे बोला है, तो वो करेक्शन करवाते थे। अच्छा, अब तो इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर ये गलतियां नजर आ रही हैं छोटी छोटी, जो मतलब कोई चक्कर ही नहीं है। अब तो बस वो कहते हैं जैसा कैसा कैजुअल कर दो कन्वर्सेशन को, वरना पहले बहुत ज्यादा इस पे बड़े अच्छे तरीके से उनको बताते थे कि मेरा ख्याल है कि ये वर्ड ऐसे है ये, तो वो फिर पूछते थे कंप्लीट करके कि सही हमने किया, तो फिर मौसिम करते थे। हमारे दो ये जो इन्होंने बात कही है तो बाकायदा ये वाकई लिटरली ऐसा होता था कि न्यूज़ कास्टर जब आते थे प्रोग्राम के दौरान, तो अब ये मैं बड़े बड़े लोगों की नाम यानी वैसे तो खैर वो बड़ी इज्जत से देते ही हैं, लेकिन वो उनमें काफ़ी काबिल लोग, यानी आज आपको अगर न्यूज़ कास्टिंग में ये जो बड़े बड़े चैनल्स हैं इस पे जो बहुत नुमाया नाम नज़र आते हैं, वो उनको पता ही है कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। 103 से वाबस्ता थे, उनमें से कुछ को तो हम, ये भी बड़ी बात है ना कि वो पूछते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो ये नहीं कहते कि ये क्या बन रहा है। इंट्रोड्यूस भी जैसे करवाया तो उसमें वहाँ पे बाकायदा तौर पे इतनी इज्जत कि यानी एक दफ़ा मुझे पहले ऑफ द माइक खबरें सुननी पड़ती थी। एक दफ़ा मैं खबरें सुनता था ऑफ द माइक और कहते थे अच्छा जी ये लफ्ज़ कैसे, ये कैसे, ये कैसे। फिर ऑन जाने के बाद फिर माइक चल रहा है, वो रेडियो का प्रोमो चल रहा है, अच्छा मौसम भाई सही पढ़ ली, कोई मसला तो नहीं था कोई। अच्छा, मैंने हर दफ़ा वो ना, चूँकि उनकी मोहब्बत होती थी। अच्छा, और मेरा मिजाज ये है कि मैं ना अपने सीखे हुए, क्योंकि मैंने भी तो किसी से सीखा है ना, ऑफ कोर्स मैंने भी तो कहीं से सीखा, तो मैं उस अपने सीखे हुए की रोशनी में फिर उनको बताता था। और बाद में अभी तक
कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई फीडबैक, को कॉल या मुलाकात होती है तो वो कहते हैं फलां लफ्ज़ आपने हमें सिखाया था। आजकल जो है ना बच्चे को अगर कुछ सिखाने की कोशिश भी करेंगे ना, आपकी नीयत बिल्कुल इस तरह के चले यार, ये अगर कोई गलत अदायगी होगी इसको सही करवा दे, तो बच्चा आगे से क्या करता है, और मेनू सिखाएगा। ठीक है, ये एटीट्यूड हो गया। वरना पहले इज्जत देने का और इज्जत लेने का बड़ा ट्रेंड था कि बड़े अगर जी किसी ने एक लफ्ज भी सिखा दिया तो मेरे उस्तादों में से है और उनकी प्रॉपर इज्जत करनी है, तो ये समझेंगे अच्छा नुक्स निकाल रहे हैं। हाँ, सीरियसली अब ये सबसे बड़ा ट्रेंड ये, अच्छा जी उन साढ़े नुक्स कटेगा। और हालांकि अगला शख्स जो है वो आपके लिए ही बता रहा है ताकि आपकी बेहतरी हो जाएगी उसमें। बच्चों के अंदर जो एक खुदसरी हमें नज़र आ रही है जनरेशन के अंदर, उसकी एक वजह बहुत ज़्यादा ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी यलगार भी है, और माँ बाप कुछ गलतियाँ करते हैं। उनमें से एक बड़ी गलती ये है कि वो अपने बच्चों को ही उस्ताद बना बैठते हैं और उनसे पूछते हैं कि बेटा ये जो मैंने लॉगिन होना है टिकटॉक पर, तो इसका अकाउंट कैसे बनेगा? अच्छा, इस पर जो 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड की सेटिंग करनी है फेसबुक पर, वो कैसे करनी है? अच्छा, यूट्यूब पर अगर कोई शॉर्ट डालनी है तो वो किस तरह से बनेगी? ये वगैरह वगैरह इस तरह बच्चा अपने आप से बाहर हो जाता है। अच्छा, वो बच्चा कहता है लाएं जी मैं आपको बना देता हूँ। एक दफ़ा वो आपको पासवर्ड, अच्छा अगर कोई बैंक की एप्लीकेशन है तो उस पर लॉगिन होने के लिए भी वालिदैन उन्हीं से मदद ले रहे होते हैं। अब बच्चा सोचता है कि मैं इनका उस्ताद ही हूँ, मेरे मातहत है मुझे ज़्यादा नॉलेज है। इससे वो एक रॉन्ग मैसेज ये तो दकियानूसी लोग। लेकिन इसमें कुछ हद तक थोड़ा मार्जिन देना नहीं चाहिए, जो खासतौर पे मतलब टेक्नोलॉजी से भी लोग नहीं है, अगर उनको नहीं पता और वो बच्चे से पूछ लेते हैं। मेरी इसमें ओपिनियन थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि उससे बच्चे को भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है हमारे ऊपर रिलाई किया जा रहा है। ऑन द अदर हैंड क्या आप ये मतलब वो एक बिल्कुल छोड़ ही दें उस चीज़ को? हमने अपने बच्चों को यही तो कॉन्फिडेंस दिया मौसिन, हमेशा उनसे मशवरे करते हैं। मुनीर भाई के सवाल का जवाब देते हैं, उसमें यूँ कर लेते हैं ना कि आपके बच्चे से मैं पूछ लूँ, मेरे बच्चे से आप पूछ लें, कोई हर्ज नहीं। अच्छा, मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ तो मैं उसके लिए कोई टीचर हायर कर लूँ। सही, मैं यूट्यूब पर जाऊँ और उस रिलेटेड वीडियो देख लूँ, क्योंकि मैं अगर उस बच्चे की तरबियत पर, यानी वो जो कॉन्फिडेंस देने की बात करें, वो कॉन्फिडेंस उसको देते हुए अपने कॉन्फिडेंस को कॉम्प्रोमाइज़ भी तो नहीं ना करना। बिल्कुल, ये भी तो नहीं ना करना। बच्चा नखरा दिखा दे और समझे मैं पता नहीं क्या, नहीं, उससे बच्चे की क्योंकि बच्चे को एक रॉन्ग मैसेज भी आप दे देंगे। आप उसकी जो अखलाकी तरबियत करना चाहेंगे, वो कहेगा जो अखलाकियात का भी मयार है वो मुझे पता है, जिस तरह मुझे 2 स्टेप वेरिफिकेशन कोड का पता है। मोहसिन भाई, इस वक्त जो है ना, यकीन करें शायद ये कुछ सुनने वालों को बुरा भी लगे, सारे बाबे टिकटॉक पे लगे हुए हैं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं सीख रहा, सारे बाबे जन्नत मिर्जा की वीडियो देखी जा रहे हैं वो स्क्रॉल करते जा रहे हैं। काफी एडवर्टाइज, अच्छा वो उसकी इस वजह से कर दी कि टिकटॉक है ही उसी का ही, समझ आपको किसी जुल्करनैन वगैरह की बात कर लेते, चलें जी उनका भी कर लेते हैं। हाँ, कमल जुल्करनैन को, और भी काफी सारे लोग हैं। अच्छा, एक मैं बड़े अहम मौजू पे बात करना चाहूँगा। आपकी बात कर रहे थे ना, कमल आफ्ताब जी, बिल्कुल। बिफोर वी एंड द कन्वर्सेशन, में एक बड़े अहम मौजू पे आप रह गया वैसे आज मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। ये बड़ा अहम मौजू है सर। इस वक्त हमारे मुआशरे के अंदर जो है ना, मियाँ बीवी का जो रिश्ता है इसको टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। ना बीवी को पता है कि मर्द के क्या हकूक हैं, ना मर्द को पता है कि उसकी बीवी के क्या हकूक हैं। इसके ऊपर थोड़ी रोशनी डालिएगा कि आप 25 साल माशाल्लाह, ये भी नवंबर में आई थिंक सो आप लोगों के 25 साल मुकम्मल हो जाएंगे, 29 नवंबर को। तो बहुत बड़ा अरसा है सर ये माशाल्लाह, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो देख रहा हूँ आप लोगों को कि बड़े खुशगवार आप लोगों की ज़िंदगी नज़र भी आ रही है, जो कि अभी सामने बैठे हुए, और ऑफ कैमरा भी जो हमने बात की, और माशाल्लाह आपके बच्चों की भी जिस तरह से तरबियत हुई है, अली से मेरी बात हुई, इंतहाई एक सुलझा हुआ बच्चा लगा मुझे वो भी। तो इस पे ज़रा थोड़ा सा ज़रा रोशनी डालिएगा कि ये सफ़र जो आपका 25 साल का है, ज़ाहिर तलखियाँ भी आई होंगी, 2 बर्तन जब आपस में, हाँ 2 बर्तन जब आपस में पड़े होते तो आवाज़ तो आती है उनकी। तो इसके बारे में बताइए। ताली एक, वो लड़ाई एक की तरफ से नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने मोहसिन भाई आपने बता तो दिया, एक जगह पे तो मैम को आपने कह दिया कि नहीं भाई लव मैरिज ही सी, तो थोड़ा सा और बताइए कि ये जो इतनी खूबसूरत, अच्छा लगता है ये बताते हुए कि लव मैरिज, ये जो खूबसूरत गुलदस्ता है आप लोगों का, थी ही लव मैरिज, क्योंकि ठीक है आप खुद सोचे ना कि कोई बंदा अपनी जिंदगी वक्फ करने का फैसला, अच्छा ओके, ये खूबसूरत जो भारी है इनका हाथ में से, आप पे ये बता दूं मैं आपको, ये जो खूबसूरत गुलदस्ता है आप लोगों का, ये कैसे सजा है सर? मैं चाहूँगा कि हमारी इस गुफ्तगू का अगर कोई ये पोर्शन जो कि अभी बातचीत का हिस्सा है, इसको नौब्याहता जोड़े अगर सुन लें, जिनकी रिसेंट 1-2 साल में शादी हुई है, या जिनकी मंगनी हुई है और शादी होने जा रही है, या जिनके आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो भी,
तो ये छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं चाहूँगा कि हम यहाँ शेयर कर दें। लेकिन इसमें एक रिक्वेस्ट करूंगा, आसान उर्दू आपने इस्तेमाल करने, क्योंकि हमारा जो यंग कपल है ना, वो उनको तो शायद पता भी नहीं होगा जो आपने वर्ड बोला है, नो ब्याहते जोड़े। ये बात आपने तफन्नुन तबा के लिए की है? सर नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, बाकी नहीं पता होगा। नहीं जोड़े, न्यूली वेड कपल क्या नहीं, देखिए अगर मैं नौ ब्याहता जोड़ा कहूंगा तो वो सोचेंगे ये कौन से जोड़े होते हैं। हाँ जी, तो उनको तो पता ही नहीं, लेकिन इससे उर्दू की तरवीज में भी मदद मिलेगी। वो कहेंगे हम जरा देख लें गूगल पे जाके नौ ब्याहता का मतलब क्या सर, वो देखेंगे नहीं, वो स्क्रॉल करके दोबारा कमल आफ्ताब पे चले जाएंगे ना, मसला ये है। यहाँ तो कोई शकील उर्दू चल रही है। अच्छा, अब इसमें ये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि वो जो चंद नुकात हैं, एक तो कम्युनिकेशन को कभी भी ब्लॉक ना होने दें। ठीक है, झगड़ा हो जाए, वो हो सकता है, इख्तलाफ हो सकता है, आपकी बात बाहम आपके मामलात पर दो राय हो सकती हैं। उसकी वजह यह है कि आपके जीन्स मुख्तलिफ हैं, डीएनए मुख्तलिफ हैं, सोचने का अंदाज डिफरेंट है, अपब्रिंगिंग मुख्तलिफ है, आप की दो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ हैं। तो आपकी अपब्रिंगिंग फ़र्क कल्चर के अंदर फ़र्क घरानों में हुई है। तो ये तो नहीं होगा ना कि आप दोनों की चूँकि शादी हो गई है चुनाचे अब आप एक जैसा सोचें। नहीं, 69% ये रिसर्च बता रही है कि 69% जो मामलात हैं मियाँ और बीवी के, वो सॉल्वेबल नहीं होते। सही, 69% बहुत बड़ा नंबर है। 31% इश्यूज़ हैं जो कि सॉल्वेबल हैं। सही। और मियाँ और बीवी का आपस का जो रिश्ता है, ये एक दूसरे को समझाने का या करेक्ट करने का, इस्लाह करने का नहीं है। उस्ताद का और शागिर्द का रिश्ता इस्लाह का है जी, ठीक। माँ बाप और बच्चों का रिश्ता इस्लाह का हो सकता है, सही। मियाँ बीवी का आपस का रिश्ता इस्लाह का नहीं है। चुनाचे ये जहन में रखें कि वो और घराने से है, आप और घराने से, आप दोनों एक दूसरे को करेक्ट करने की, बेगमात कई दफ़ा मियाँ को दोज़ख से बचाने की कोशिशें करती रहती है कि मतलब ये अगर तुम करोगे तो कहीं दोज़ख में ना चले जाओ, क़यामत वाले दिन मैं तुम्हें पूछूंगी वगैरह वगैरह। अच्छा भाई, वो अभी क़यामत आने तो दे, दुनिया को तो ज़रा जन्नत मिर्जा कह रहा हूँ, जन्नत बना ले। देख लिया बाप, मुझे तो पता ही था, कोई मसला नहीं। अच्छा, अब इसमें इनके आप कांटेक्ट में जाए ना तो इतनी ज़्यादा ख़वातीन है, कम मेल है। अच्छा, तो आपको ये करना है कि एक तो इख्तिलाफ की सूरत में कम्युनिकेशन को बरकरार रखना है। ठीक है, बात करनी है इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ, और बात करने का, अच्छा ये नहीं है कि परफेक्ट काम होगा, आपसे गलतियां होंगी, फिर आप उस कम्युनिकेशन को और बेहतर बनाइए, सीखिए। दूसरे नंबर पे ये चीज़ है कि ट्रस्ट करना सीखें। एतबार का, आपने जिसको जीवन साथी बनाया है, अगर आपको उस पर ट्रस्ट ही नहीं है तो बनेगा क्या? जिसके साथ तो हफ्ता होता नहीं है और शक व शुबे में का शिकार हो जाती है, और हस्बैंड भी ऐसे ही करते हैं। तुम वहाँ नहीं खड़े हो ना, तुम ये नहीं, फलां से नहीं बात करनी, फलां, मतलब ट्रस्ट भी कोई चीज़ है ना। अगर हम ट्रस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। हम एक दूसरे को कि आप कोई ट्रस्ट कर रहा है तो हम दिल करेगा हम उसका ट्रस्ट भी तोड़ें। बड़ी बात ना यहाँ पे की मोहसिन मैंने कि दो अलग अलग शख्सियात हैं, एक डिफरेंट नेचर से आ रहा है, एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है, हर एक अपना अपना है। एक को हो सकता है पापा की परी बन के उन्होंने पाला हो, ठीक है, और हम तो बच्चे का भी यही है, जानते भी नहीं होते ना। एक अलग से घर में आती है लड़की, भी आती है अलग से घर में, लड़का भी उसको पहली दफा ही देख रहा होता है। बहुत कम लव मैरिजेस होती हैं, ऐसे ही होता है अरेंज मैरिजेस में। अच्छा, लव मैरिज का भी जो है ना, उसका भी ताल्लुक सिर्फ क्या है कि वो एक बड़े स्वीट से स्पॉट तक होता है, बाकी ये हल्का है, बाप तो जानते ही नहीं एक दूसरे का। हाँ, और कि लाइफ कैसे गुजारनी है, किस तरह है, उसके लड़के के घर का एनवायरनमेंट क्या है, लड़की के घर का क्या है, वो तो पता ही नहीं है। अच्छा, उसका बैकग्राउंड में किस तरह का जो है ना सारा चल रहा है सिलसिला, वो पता ही नहीं है। लव मैरिज में भी होता है, जब लड़की उस घर में आती है तो उस घर वालों तो उसके लिए अजनबी होते हैं ना, बिल्कुल ऐसे, तो उसकी लाइफ चेंज हो जाती है, वो सिनेरियो चेंज हो जाता है, वो फोन वाली बातें, वो बाहर की मुलाकातें जो होती है ना, वो सारा सीन चेंज हो जाता है। जी बिल्कुल, तो प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं। तो अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर कबूल है ना कहिए, पहले ट्रस्ट को डेवलप करना सीखिए। सही। तीसरी चीज़ ये है कि अगर कोई आपके दरमियान इख्तिलाफ होगा तो आप पहले से ज़हनी तौर पे तैयार रहें कि ये आपस में जो कोई अंडरस्टैंडिंग का मसला आएगा, ये आएगा, ये नहीं हो सकता कि ना आएगा, पर आपने उस पर अपना रिएक्शन या रद्द-ए-अमल क्या देना है, ये आपकी चॉइस है, आपका रिस्पॉन्स आपकी ज़िम्मेदारी है। सही। मसला ना आने देना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है, मसले को डील करना आपकी ज़िम्मेदारी है। अच्छा, फिर आप क्वालिटी टाइम गुजारिए, आप ऐसा क्वालिटी टाइम
वो जो मारिया ने बात की बड़ी इंपॉर्टेंट है कि शादी से पहले तो रात दिन चैटिंग सीन ये वो सब कुछ, लास्ट सीन का भी पता है और कि सब अच्छा होता है ना, हाँ। अच्छी बातें कर रहे होते हैं और उस वक्त जनरली इश्यूज पे तो कभी बात ही नहीं होती, जिंदगी कैसे गुजारने पे तो बात ही नहीं होती। उस वक्त सब्जी लाने के इशू नहीं होते, उस वक्त पानी चला गया, मोटर ठीक करवानी, इस तरह के नहीं इशू होते ना, वो फैंटेसी में होते हैं। अगर आप 20 मैसेजेस कर रहे थे, वैसे 20 तो नहीं 20 होते हैं, लेकिन फर्ज करें 20 होते हैं ना, हाँ, तो अगर 20 मैसेज करते थे तो शादी के बाद आप बिल्कुल इस चीज़ को भूल तो ना जाएं, आप 2-3 मैसेजेस तो फिर ऐसे रूटीन में फिलहाल शामिल रखें, ताकि दूसरे को एकदम से खिलाफ, वो जो बाहर वाला बंदा था ना वो अब आपके घर में आ चुका है, जिससे चैटिंग होती थी, तो उसको घर में आने के बाद क्वालिटी टाइम देना और फिर घर से बाहर जाकर भी लव यू मिस यू कह देना, क्या हर्ज है। बिल्कुल सही। खैर खबर रखना चाहिए घर से बाहर भी जाके। Exactly. वो एकदम से ही जब हम वो चीज़ ऐसा होता है ना, कोई चीज़ हमें मिल गई उसकी वैल्यू कम हो जाती है। एक सबसे बड़ा जो इशू मैं चाहूँगा कि आप दोनों इसके ऊपर बारी बारी जो है ना ज़रूर जिक्र करें। देखिए लड़का चाहे वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, लड़की की ख्वाहिश है कि जैसे ही मेरी बीवी घर आए ये मेरे उन सारे रिश्तों का ख्याल उसी तरह से रखे जिस तरह ये मेरा रखती है, मेरे बाप का भी, माँ का भी, बहन का भी, और सबका। एक लड़की के हवाले ना इतने लोग करते थे, इस बारे और में अभी वैसे तो वो लड़की को पता भी नहीं होता है, वो तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पाती कि वो कहता है ये जा आज से इनका ख्याल तुम ही ने रखना है, तुम इनको ख्याल रखोगी तो मैं तुम्हारा हमेशा वो रहूँगा, ये वो। तो मतलब एक पे हम कैसे इतने डिपेंडेंट हो सकते हैं। हाँ ठीक है, विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें हो सकती हैं, मतलब चाहें तो करवाया जा सकता है, लेकिन हमारा दीन भी इस चीज़ के ऊपर तो फोर्स नहीं करता ना कि लड़की आए वो सारों का ही मतलब वो काम करने लग जाए और मुलाजिम बन जाए। जो है ना वो हस्बैंड एंड वाइफ आपस में नहीं स्पेंड कर सकते, वो फिर फैमिली को ही सपोर्ट करने में लग जाते हैं। नुकरानी बन गई वो, उसने क्या हस्बैंड वाइफ को, उसको तो फिर वो भुला दिया ना आपने, वो रिश्ता ही भुला दिया। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? अब मैं ये कहना चाह रहा था कि वैसे तो इस बारे में ज़्यादा जो रेलिवेंट जो आंसर है ना वो तो देगा अली, जब आप अली को बुलाएंगे, क्योंकि अली की न्यूली मैरिड है, शादी नो भी आता नहीं है, न्यूली है। तो उसने, वो चूंकि मोटिवेशनल स्पीकर भी है, साइकोलॉजिस्ट भी है, तो उसने हमारे घर में उनकी मिसेज जब आई तो इस सारे को पहले कैसे हमारे साथ बातें की हुई थी और उनके आने के बाद घर का माहौल कैसा रहा, मेरे ख्याल है ये तो उनका डोमेन ज़्यादा बनता है रियलिस्टिक अप्रोच के साथ। सही। आप भी थोड़ा 25 साल पीछे चले जाए ना, तो वो ज़हन में रखते हुए बता दें। हाँ अच्छा, इसमें यह है कि मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि एक तो ये चीज़ है कि जब कोई आपके घर में आता है तो मैंने ये किया कि मैंने सालिस बनने की, कोई जज बनने की बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं की। तीन गलतियाँ, मेरी अम्मी और वालिद साहब और मारिया और इनकी फैमिली का ज़ाहिर कि थोड़ा सा इलाकाई डिफरेंस भी था। हम लोग सरगोदा से हैं, लैंग्वेज का डिफरेंस था, अब ये लोग लाहौर से हैं। तो जब ये आई तो शुरू में ये हुआ कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर कोई चीज़ों पर इख्तलाफ होते थे, सोचने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता था, तो मैं समझ गया कि ये मेरी कोई एक दूसरे के साथ जो कोशिशें होंगी ना इनकी कंपेटिबिलिटी बनाने की, वो कोई इतनी कामयाब रहनी नहीं। तो मैंने दोनों से अलग अलग, हर दफ़ा जब कोई मसला सामने आता था तो मैं मसला सुनता ज़रूर था, अम्मी से भी, मारिया से भी, और फिर मैंने कहता था कि ये आप ही ने हल करना है, मेरी तो बात वो सुनते कोई नहीं, आपका ज़्यादा ताल्लुक है, आप इसको कर भी सकती हैं, तो आप उनसे खुद ही ये मसला हल कीजिए। अच्छा, जब मैं ये कहता था तो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दोनों को होती थी, वो मुझसे तवक्को करते थे, लेकिन मैं कहता था कि अब मैं क्या करूं। एक्चुअली होता है कि जो खातून होती है ना, वो सारा दिन की जो फ्रस्ट्रेशन या जो वो घर के अफराद से डील कर रही होती है ना, तो वो किस पे निकालती है, जो शाम में हस्बैंड निकालते हैं। हाँ, तो फिर वो जो हस्बैंड होता है ना वो इरिटेट होना शुरू हो जाता है। वो ये नहीं देखता कि ये मेरी फैमिली को संभालिए, ये कंप्लेंट चले मेरे से करिए, बाहर नहीं करी, लेकिन वो जो होता है ना वो उसे इरिटेट होने लगता है, वो इससे पनाह मांगने लगता है, वो बाहर उसकी जो है ना इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि घर जाऊँगा, चिक चिक ये वही होती है जिससे वो पहले बड़ा अच्छा होता है। तो वो फिर इन चीज़ों को ये भी थोड़ी गलती है ना कि हम उस पर सारे लड़की पे डाल देते हैं, फिर हम उसकी सुनते भी नहीं हैं, फिर हम उसको जो है ना बाहर जाके हम अपना इंटरेस्ट तो कायम रखते हैं, इंजॉय करते हैं। तो ये सारी, लेकिन इसका एक और नुक्ता नज़र नहीं होना चाहिए कि बजाय इसके, एक तो पहलू हुआ है जो मोहसिन भाई ने कहा कि ठीक है जी आपका मैटर है जी, आप दोनों ही कर लें, इसमें ठीक है। अगर तो कोई सेंसिबल
फैमिली होगी तो शायद वो इशू रिजॉल्व भी हो जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर थोड़ा स्ट्रबन मैटर होगा तो उसमें क्या होगा कि वो क्योंकि आपने अपनी अलहदगी इख्तियार कर ली उस मैटर से, तो आहिस्ता 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 बनता बनता लावा बन जाएगा। मेरा इसमें नुक्ता नज़र ये है कि यहाँ पे जो मर्द का किरदार है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है देखें, उसने अपनी बहन को, वालदा को, वालिद को, बाकी रिश्तों को भी देखना है, ऑन द अदर हैंड बीवी और उसके भी आगे फैमिली को कंट्रोल करना है। अब किस तरह से, बजाय इसके कि जो यूजली हमारे मुआशरे में है, माँ ने आके कुछ कहा या बहन ने कुछ कह दिया या बाप ने कुछ कह दिया, वो बगैर कुछ सोचे समझे जाके बर्फ पड़ेगा बीवी पे। तप जाएगा। बीवी ने कुछ कह दिया, किसी दिन मूड अच्छा है तो बीवी की बात मान ली, तो जाके माँ बाप पे बर्फ पड़ा। तो क्या इसका हल ये नहीं होना चाहिए कि दोनों की सुने और दोनों को उस मौके पे थोड़ा शांत होने दें और बारी बारी दोनों को मौका मिलने पे समझा दिया जाए? क्योंकि अगर वो वालदा की भी उस वक्त सुन लेगी तो वालदा की अच्छा हाँ मेरा बेटा सुन तो रहा है, अच्छा बीवी की भी सुन लेंगे तो वो भी कहेगी ना हाँ चले ये सुन तो ली ना मेरी, मैंने अगर अपनी कंप्लेंट की है इससे तो इसने चलो सुन तो ली। क्योंकि तरबियत का मामला जो है ना बड़ा जरूरी है। अब यहाँ किसी एक को तो मुस्लिम सालसी बनना पड़ेगा ना, नहीं बनेगे तो फिर तो ये लावा है। सोसाइटी ऐसी है ना कि वो लड़की की भी शादी नहीं होती है लेकिन उसको एक प्रोग्रामिंग होना शुरू हो जाती है कि ससुराल ऐसा होता है वैसा होता है, ध्यान से रहना। आपका यानी आपको जो समझाने का वो तो मौका जब वो कोई तपा हुआ है तो समझाने का है ही नहीं जी, वो सिर्फ सुनने का है। अच्छा अब तो बाद में आपके अंदाज से आपके जो दिलचस्पी लेना होता है ना किसी चीज़ में, आपके इशारों से, अगर आपकी शादी अंडरस्टैंडिंग की है, अगर आपकी माँ से अपने फादर से रिलेशनशिप अच्छा है तो वो आपकी इशारों को भी समझ रहे होते हैं, आपके अंदाज से, तौर तरीकों से मैसेज जा रहा होता है। हमारी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा मैसेज देती है, वर्बल से भी ज़्यादा। अच्छा तो समझाने का एक अंदाज किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेना या ना लेना भी होता है जी। अलावा अजी आप बात करते हुए मुनासिब से तरीके से, जैसे दूसरे लोगों का कोई हवाला मैसेज किसी मौके पर देते हुए पांचों सेंसेस का इस्तेमाल जो है वो आप इस तरह से कर सकते हैं जिससे कोई मैसेज मिले। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता ये कि अगर मामला बेबसी पे चला जाए तो खुद हल करने की कोशिश करके मामले को ख़राब ना करें। अब ये सबसे अहम नुकता है कि अगर आपके घर में आपकी बेगम और आपकी मदर के दरमियान या कोई और किसी दो रिश्तों के दरमियान इख्तिलाफात चल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसके इतने एक्सपर्ट हों कि आप इसे हल ही कर लें। ट्रू। नॉलेज और स्किल्स के जिस लेवल पर आपको ये मसला आया है उस नॉलेज और स्किल्स के लेवल पर ये मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका नॉलेज और स्किल्स का लेवल इस मसले को हल करने के काबिल होता तो आपको ये मसला आता ही ना। बिल्कुल। चुनाचे आपको मदद लेना होगी एक्सपर्ट से, आपको ऐसे में काउंसलिंग मदद दे सकती है। और काउंसलिंग से अब ऐसे एक्सपर्ट्स जिस तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का बोर्ड का कोई स्विच काम नहीं कर रहा तो हम खुद तो नहीं उसे खोल के बैठ जाते। सब्जेक्ट मैटर लेकिन मैं समझती हूँ कि अगर हम नहीं इतने अहल के हम किसी से ऐसे किसी एक्सपर्ट्स के पास जाएं तो हम इतना तो कर ही सकते हैं ना कि कुछ जो सक्सेसफुल मैरिजेस होती है, कपल्स होते हैं, हम उनसे भी तो मशवरा कर सकते हैं। हम किसी समझदार को सालिस बना लें। इस चीज़ का क्या करें वो तो कि अच्छा हुण साडे घर दा मैटर बाहर जाएगा, सोसाइटी के टैबूस को भी तो हमने कहीं ना कहीं से उनके साथ हमारी एक्चुअली हमारी सराउंडिंग में हमारे मिलने वालों में कोई एक शख्स ऐसा होता है जिसे हम समझते हैं कि हम इसे शेयर कर सकते हैं और वो समझदार है। अच्छा जो आप फरमा रहे हैं ना हम उसी से मशवरा, और ऐसे लोगों से मशवरा नहीं करें ना जो कि पूरे भंड हैं और आपकी बात ही अपने तक नहीं रख सकते। वो इस काबिल ही नहीं है ना, कि आपको भी पता है कि वो इस काबिल नहीं है, उनके तो अपनी हालात घर के नहीं अच्छे होते हैं, हम उनसे करते ही नहीं है मशवरा। हम ऐसे लोगों से मशवरा करें जो कि सेंसेबल हैं और हमें पता है कि हमें बात करेंगे तो ये अच्छा मशवरा देंगे। रिलेशनशिप में एक खूबसूरती यहाँ से भी आती है कि जब आप चीज़ों को में लाफ्टर डालते हैं। सही। अच्छा आपका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है जो मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा, जैसे हमारे घर में सेंस ऑफ ह्यूमर का काफ़ी रोल है। ठीक है। मैं, मारिया, अली, सलमान, हम आपस में बैठ के बड़ी सारी पैरोडी, बड़े सारे मजाक हो रहे होते हैं मुख्तलिफ शख्सियात की, जनाब उनकी नफ्सियाती जायज़े होते हैं, उनके पैराडाइम्स पर, उनके अंदाज़े गुफ्तगू पर बाज़-औक़ात यानी उससे बड़ा लुत्फ़ उठाते हैं। एक्चुअली हमारे घर में तो ये है ना, हर घर में नहीं ऐसा होता ना। हमारे घर का तो थोड़ा सा ऐसा है कि हम इकट्ठे बैठ जाते हैं और ये नहीं है कि एक बेटा किसी फ्रेंड के गया हुआ है, कोई दूसरा अपने कमरे में है तो मोहसिन अपने लगे हुए, नहीं,
मोहसिन ऑफिस से आते हैं तो हम सब एक ही कमरे में होते हैं मोहसिन के पास, और वहीं बातें हो रही होती हैं। मोहसिन अपने दिन की बातें बताते हैं, बच्चों की भी, यानी वो मिलने जुलने वाले भी सेम है ना, बच्चों के भी, मोहसिन के भी, सबके सेम तो जिस बच्चे की अभी शादी हुई अली की, उसका थोड़ा बिहेवियर चेंज हुआ है आफ्टर मैरिज के, मतलब थोड़ा स्पेयर टाइम मांगना शुरू कर दिया उसने? नहीं, एक्चुअली वो ये है कि हम चाहते हैं कि वो अगर है घर में तो अपनी वाइफ को टाइम दे। एक्चुअली उनके साथ भी ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि 6 साल से वो भी आपस में, ओ खैर, हाँ, लंबी कहानी चल रही है। मतलब वो यूनिवर्सिटी फेलो थे, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग थी, अच्छा क्वालिटी टाइम दे रहे थे एक दूसरे को और समझते थे, तो वो फिर उनकी इस तरह से शादी। ये भी एक बहुत बड़ा बुत है हमारी सोसाइटी का, इसको भी बल्कि थोड़ा सा ज़रा कोड को क्रैक कीजिए। दो बच्चे बच्ची में अगर आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और ख़ास तौर पे जब उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी मैच कर रही है, या उनकी अंडरस्टैंडिंग इस लेवल पे डेवलप हो गई है कि ठीक है, दे वांट टू मूव अहेड, क्या वजह है हमारी सोसाइटी के अंदर क्यों उसको अना का मसला बनाते हैं? हम कहते हैं लो हमने पाला है बच्चे को तो हमारा फर्ज है हम जाके जूतियां तड़वाएं अपनी और रिश्ते तलाश करें। यकीन करें कि हमने ना, मैंने तो, मेरी अपनी बात है कि मैंने तो कहा था बच्चे अपनी ही चॉइस बताएंगे तो इनकी शादी होंगी, हमें भी जाके झूठ बोले हमारा बेटा तो ये, हमारा बेटा, कितना अजीब लगता है। तो ये खुद ही चॉइस करें। तो फिर था कि अली को पसंद थी, तो इसने फिर जब ज़रूरत पेश आई, जब टाइम आया, तो अपने वालिद से भी डिस्कस किया, मुझे इन्होंने थोड़ा सा बाद में बताया, तो वो फिर है कि हमने वहाँ पे कर दिया। अगर हम भी ढूंढने निकलते तो यही तीर मारते ना, तो लेकिन माशाल्लाह सब अच्छा था। कोई ऐसी, हमने तो जाना था लड़की को, रिजेक्शन तो थी नहीं क्योंकि बेटे की पसंद थी। हमने ये तो नहीं कहना था अच्छा सोच के बताएंगे, हम उसी वक्त गए और हमने वो सारा मतलब पक्का शक्का कर दिया बादशाह। तो मतलब बच्चों को डिसीजन लेने का ना एक हुनर होता है, वो होना चाहिए। हमने उसको दिया डिसीजन मेकिंग पावर, उसकी अच्छी की, और हमें था कि हमारा बच्चा जो डिसीजन लेगा वो अच्छा ही लेगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सुनने वालों के लिए यहाँ बताना चाहेंगे, हम कोई लव मैरिज की यहाँ पे एडवोकेसी नहीं कर रहे, या कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे। यहाँ पे बात हो रही है कि क्या अगर आपके बच्चे की एक चॉइस है, आप उसमें अगर अपनी समझ है, उसे पता है कि ये मेरे लिए अच्छा है, तो तभी हर एक नहीं अच्छा चॉइस कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही, और उसमें आप देखभाल के कर लें, और उसमें कोई अच्छा लग गया तो वो कहते हैं बस ये नहीं, उस पे वो कायम भी रहे। और उसकी 6 साल से वो समझ रहा था कि मेरे लिए ये सही है, तो उसके डिसीजन 6 साल से ये था और उसी पे वो कायम था। हाँ, तो फिर उसमें तो ऐसी गुंजाइश ही नहीं थी ना कि हम उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन आती है हमारी तरफ से, तो वो ठीक है, वो अपनी लाइफ गुजार रहे हैं और अच्छी गुजार रहे हैं। हम भी यही तीर मारते हैं। अहम बात ये भी है कि जिन घरों में बेसुकूनी आती है, हाँ, उसकी एक बहुत बड़ी वजह उनका शुक्रगुजार ना होना है। ख़वातीन के अंदर मैं देखता हूँ नाशुक्री, हजरात में भी ये नहीं है, वो नहीं है। बाज़ औक़ात सोशल मीडिया पर लोगों के पास मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ों को देखते हुए उनके अंदर एक तमन्ना, एक ऐसा, देखें, एक के बाद दूसरी गाड़ी, दूसरी के बाद तीसरी गाड़ी, एक के बाद दूसरा घर, और कोई लिमिट ही नहीं है जी। तो आपके अंदर जो हासिल है, अगर उसको पसंद करके उस पर खुश होने का आज मौका नहीं है, तो समझिए कि सारी दुनिया आपको मिल जाने के बाद भी आपकी जो दिल की तमन्ना है वो पूरी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। शुक्रगुजार रहिए और खुशहाल रहिए। अपनी नेमतों को का जायज़ा लीजिए रोज़ाना, आपके पास क्या क्या है। अगर आप अपनी नेमतों का जायज़ा लेंगे तो मुबारक हो आपको कि इस वक्त भी आप हमारी जो बातचीत सुन रहे हैं अपनी स्क्रीन पर इत्मीनान से अपने बेड या चेयर या सोफ़ा पर बैठ के देख रहे हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो किसी परेशानी में किसी हॉस्पिटल में होंगे, बिल्कुल, किसी के इंतज़ाम के लिए। इसी तरह से ग्रेटिट्यूड को रोज़ाना अपने मामूल का हिस्सा बनाना और अल्लाह का शुक्र अदा करना कि उसने जो दिया, जो नवाजा, वो बहुत सौ से अच्छा और बेहतर है। बेशक। और मेरे साथ यही था कि जब मैंने शादी की मौसिन से, तो इनकी वालदा को ऐसे गांव में गई, तो आई थिंक किसी ने, औरत ने कह दिया था कि ज़रूर किसी लालच में वो लड़की आई है। हाँ, ये भी बल्कि बहुत बड़ा पॉइंट है, यूजली इसी वजह से होता है। मुझे समझ नहीं आती, जब मुझे ये बात पता चली कि इस तरह किसी ने कहा है, तो मैंने कहा कि उनको क्या नहीं पता था कि मतलब मौसिन की तो जॉब भी नहीं थी। मतलब 2000 घर में बैठ के, ये 2000 की फ़ोन कॉल पे इनकी जॉब थी। तो वो लोग जो होते हैं ना, वो किसी को सेटिस्फाइड नहीं हो सकते, नहीं, खुश नहीं देख सकते। वो कहते थे कि ज़रूर कोई लालच है तो ये आई है। और मैं समझती हूँ कि वो जब 2000 थी, और मैंने कभी भी नहीं ऐसा वो किया कि ये नहीं है इनके पास, वो नहीं है। और आज अल्लाह का शुक्र है, ये मौज़े हैं हमारे साथ
कि हम अपनी तमाम जो है ना ज़रूरियात पूरी करते हैं, हमने कभी किसी से मांगा नहीं है। तो किसी आज तक मैंने अपने बहन भाइयों से भी नहीं हेल्प के लिए कभी किसी मामले में भी हेल्प नहीं ली कि आप मेरे बच्चे का ये कर दें या वो मुझे ला दें या वो कहाँ से मुझे ये कर दे प्रोवाइड के, ये ना कोई कहे कि अब देखा ना अब हमें मसले इनके हल करने। देखिए नियतों का हाल तो अल्लाह जानता है ना। हाँ, ठीक है, तो वो अल्लाह ताला ने ही आज हमें इतना नवाजा है कि मैं कहती हूँ कि हम शुक्र अदा करें। बेशक ऐसी है। मैं तो इसमें बल्कि ना एक बात अक्सर किया करता हूँ, मैं कहता हूँ कि हर शख्स जो है ना, देखिए हम 24 घंटे हैं हमारे पास, इतनी दुनिया की उलझनों में उलझे हुए हैं हम लोग, अपने कामों में, मुख्तलिफ चीज़ों में। रात को सोने से पहले ना सिर्फ 5 मिनट अल्लाह से कनेक्ट कर लिया करें। सारे दिन का एक तो आपका जो है रूटीन भी आपके सामने आ जाती है, कैथारसिस भी हो जाता है आपको, इसको मेडिटेशन कह लें, कैथारसिस कह लें, और आपको पता चल जाता है अच्छा ये आज मैंने गलत किया, ये सही किया, ठीक है, सही पे शुक्र अदा कर दे उस रब का जिसने ये खूबसूरत ज़िंदगी दी है, और गलत पे माफ़ी मांग ले, बैलेंस होता रहेगा ना। दूसरों के साथ ना लगाएं ना, तो फिर हम हर्ट भी नहीं होते, हम परेशान भी नहीं होते। तो अगर हम एक्सपेक्टेशंस लगा लें ना तो फिर हम परेशानियों में। दिन गुजार चुकने के बाद जो आप परेशानी में कई दफ़ा देखते हैं लोगों को, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपनी बेहतरीन कोशिश करने के बेहतरीन तरीके सीखते रहिए और बेहतरीन कोशिश से मामलात को बेहतर बनाने के लिए अपना रोल अदा करते रहिए। बिल्कुल। रात को जब थक चुकें, दिन गुजार चुकें, तो अब ये वक्त उन मामलात को सोचने का नहीं है जिनको आप पूरा दिन कोशिश करते रहें। बिल्कुल। अब मामलात उस रब्बे कायनात को सौंपें और कहें या अल्लाह मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, आप बरकत डालिएगा, अब मैं सोता हूँ, और फिर आप सो जाएं। बिल्कुल। और अगली सुबह उठें तो आप कहें कि अल्लाह तेरा शुक्र है एक और दिन दे दिया, मैं अपने मामलात का निगरान बनता हूँ, आप बरकत दीजिएगा मेरी कोशिशों में, मेरी सलाहियतों में। मैं तवक्को करता हूँ, मुझे यकीन है आपकी ज़ात पर कि आज के दिन मैं कल गुज़िश्ता से बेहतर कर पाऊँगा। खूबसूरत बात। और फिर काम पे चले जाइए। सर इतनी प्यारी आपने बात की, माजरत मैं ना चाहूँगा कि इतनी खूबसूरत आपने यहाँ पे ये कोटेशन दी। सर एक खूबसूरत सा शेर मैं सुनना चाहूँगा आपसे, क्योंकि मुझे पता है आपको शेर व शायरी से भी बड़ा लगाव है, तो मैंने पहले इशफाक साहब का भी कहा चले, वैसे जो भी आपके दिल के करीब शेर हो वो सुना दीजिए। अच्छा, एक मुझे, और ये सुनाना आपने बिल्कुल रेडियो प्रेजेंटर के रूप में आके है, इसी तरह सुनाते हैं। अच्छा, मेरा तो आजकल ना शायरी पर वो पुरानी चीज़ें याद भी आती हैं, तो उनमें से एक चीज़ ये भी याद आती है कि जब इनों को मैंने प्रपोज अली की अम्मी को जब प्रपोज किया हुआ था, तो कई बातें ऐसी थी जो मैं पब्लिकली नहीं कह पाता था, कई बातें ऐसी थी जो उस तरह से यानी अलल ऐलान नहीं हो पाती थी। तो एक रेडियो पर ना शायरी का एक प्रोग्राम हुआ करता था, रात गए ये प्रोग्राम गज़ल टाइम होता था, हमारे दोस्त सलमान तारिक किया करते थे। तो उसमें कई दफ़ा ना शायरी का जो इंतखाब था वो उन सारे एहसासात का तर्जुमान बन जाता था। सही। तो बस उस बात को याद करते हुए मुझे जहन में आता है, लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है, शायरी सच बोलती है, मैंने देखा है कि जब मेरी ज़बान डोलती है, शायरी सच बोलती है। तेरा इसरार के चाहत मेरी बेताब न हो, वाकिफ़ इस गम से मेरा हल्क़े अहबाब न हो, तू मुझे ज़ब्त के सहराओं में क्यों रोलती है, शायरी सच बोलती है। क्या बात है। मैंने इस फ़िक्र में काटी कई रातें कई दिन, मेरे शेरों में तेरा नाम ना आए, लेकिन जब तेरी सांस मेरी सांस में रस घोलती है, शायरी सच बोलती है। क्या बात है। तेरे जलवों का है परतौ मेरी एक एक गज़ल, तू मेरे जिस्म का साया है तो कतरा के न चल, पर्दाधारी तो खुद अपना ही भरम खोलती है, शायरी सच बोलती है। लाख पर्दों में रहूं भेद मेरे खोलती है। और ये भी क्या बात कि छुप छुप के तुझे प्यार करूं, ये भी क्या बात कि छुप छुप के तुझे प्यार करूं, अगर कोई पूछ ही बैठे तो मैं इनकार करूं, जब किसी बात को दुनिया की नज़र तोलती है, शायरी सच बोलती है। वाह क्या बात है। तो ये शायरी जो है ना जी, ये एक कुदरत की बहुत सी तरफ तो से सिचुएशनल गाने सुनते हैं ना, मतलब इनके अगर आपने देखना मूड, तो गाना जो ये सुन रहे होंगे ना तो आपको पता चलेगा कि किस मूड में बैठे हुए हैं। आखिरी सवाल ये है कि सर ऐसा क्या हो जाता है देख कि हमारी माँ
सास बन जाती है एकदम, हमारी बहन बड़ी नंद बन जाती, सख्त किस्म की नंद बन जाती है, हमारी बीवी वो भाभी बन जाती है। ये क्या होता क्या, ये वही रिश्ते हैं जिनसे हम देखें बचपन माँ जब पैदा करती है, एक ही कोख से जब माँ ने 3-4 बच्चों को जन्म दिया, क्या ऐसा हो जाता है कि अचानक एक बच्चा फेवरेट हो गया, दूसरा जो है लेस फेवरेट हो गया, और तीसरा तो दुश्मन ही बन गया। वही बहन जिसके साथ आप बचपन से बड़े होते हैं और एक साथ चलते हैं, वही बहन जो आपके मुंह में नवाले डालती है अचानक हो जाती है। वही बीवी जब भाभी बनती है या खुद कल को जो वो सास बनती है, तो ऐसा क्या हो जाता है, ये कौन से ऐसे केमिकल रिएक्शन होते हैं कि ये सारा मामला ही 360 हो जाता है? एक ही जुमले में जवाब है इसका, दें सर। लोगों के नफ्सियाती मसाइल है। ठीक है, तो इसमें क्या समझते हैं, मेरा मेजर जवाब किरदार कौन कौन पे कर रहा है? है? नहीं एक्चुअली ये होता है कि जो सास होती है ना, वो माँ होती है ना, तो वो माँ समझती है कि जो पहले बेटा मुझे टाइम देता था, मेरे पास बैठता था, वो नहीं बैठ रहा ना, ये बहू ने कुछ किया, सही, ये नहीं बैठने देती, इसको नहीं पसंद आ रहा मेरे पास बैठना। हालांकि वो उसको ये समझना चाहिए ना कि अब एक चाहे बहू को भी टाइम ना मिल रहा हो, नई जिम्मेदारी आई है ना बेटे पे, तो उसको टाइम भी देने देना, अपनी बीवी को भी टाइम देने दे, और बेटे को चाहिए कि वो थोड़ा बिल्कुल भी कॉर्नर ना कर दे माँ को, वो उसको भी टाइम दे, आते जाते माँ को भी थोड़ा सा ऐसे टच कर ले कि बस उसे हो कि हाँ बेटा मेरा नहीं हाथ से नहीं निकला। एक वो अनसिक्योर सी हो जाती है ना माँ कि मेरा बेटा जो कि मुझसे ही कपड़े मांगता था, मुझसे ही खाना मांगता था, अब देखो ना मुझे मेरा तो पूछता भी नहीं है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें सास बना देती होंगी ना कि वो फिर वो समझती है मेरा बेटा तो पहले ये नहीं करता था, अब ऐसा करता है, तो अब ऐसा इसलिए करता है कि वो औरत नहीं आई है, उसने मना किया होगा। इसमें मैं आपसे तो ये सारी चीज़ें, वो बहन की भी एक्सपेक्टेशन भाई से जो पहले होती है, भाई उसकी कोई ज़रूरत पूरी करता होगा, छेड़खानी, बैठना, सिटिंग, तो वो जो अब वो नहीं उस तरह कर पाता। हम एक बंदे पे ना इतना बर्डन डाल देते उस बेचारे शोहर पे या बच्चे पे या बेटे पे कि ना वो फिर उसको भी समझ नहीं आ रही होती कि उसने क्या करना। हम थोड़ी स्पेस नहीं देते, थोड़ा उनको टाइम दे, कुछ महीने दे दे। ये जो अभी आपने कहा ना कि हम स्पेस देने वाली कौम ही नहीं है, उसे कुछ महीने दे दे, 1 साल दे दे। हम इतने सालों से उसके साथ रह रहे हैं, हम एक कुछ टाइम उसको उस नई आने वाली के साथ देते हैं जो अपना घर छोड़ के आई है। इसमें एक और कमर्शियल एलिमेंट भी है। वो कमर्शियल एलिमेंट पता क्या है? वो ये है कि देखें, जब आप यूजुअली हमारे यहाँ ये होता है कि जैसे ही बच्चा बेचारा जॉब पे लगा, पहली चीज उसकी शादी करनी। अब वो दोनों बैटल में फंसा हुआ है, एक ही शादी वाली बैटल है, दूसरी उसकी कमर्शियल लाइफ की बैटल है। भाई अब ये भी थोड़ा सा बड़ों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, या इवन बीवी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि भाई अभी ये जो घर वाली बैटल है ना, तो ये तो चलें शायद कहीं ना कहीं मैनेज हो जाए। जो कमर्शियल बैटल है ना, ये इतनी हार्ड है कि इसके अंदर तो आपका जो है टाइम भी रिक्वायर्ड है, फोकस भी रिक्वायर्ड है, सब कुछ है। वो कहाँ कहाँ लड़े, पॉइंट पे मजलूम बन जाता है। एक्चुअली अपने फिर बच्चों को ना अपने से खुद ही दूर कर देते, जब हम उनसे फिर कहते कि तुम हमें टाइम नहीं दे रहे, तुम ये वो जो आप फरमा रहे थे, हमसे बेचारा जान ही छुड़ा लेता, फिर क्या करूं मैं। तो वो हमें खुद ये समझने की एक्चुअली ज़रूरत है। वो जो मैंने अर्ज़ किया नफ्सियाती मसाइल वाली, तो ऐसे जैसे तफन्नुन तबाह के लिए बात की, एक्चुअली तो नफ्सियात को समझने की ज़रूरत है। सही, एक दूसरे की नफ्सियात को। जैसे मारिया ने बड़ी इंपॉर्टेंट ये बात की कि अगर पहले से ही इसकी पेश की तैयारी कर ली जाए जी। मिसाल के तौर पे मुझे और आपको अपने रिश्तों में, आपको और मुझे अपने बच्चों को ब्याना है, आगे उनकी फैमिलीज़ होंगी, आने वाले वक्त के बारे में अगर पेशबंदी कुछ एडवांस तैयारी हो जाए जी, तो क्या बुरा है। क्योंकि हम ये सोच रहे होते हैं कि जो मसाइल हम टीवी स्क्रीन पर, ड्रामाज में, लोगों के घरों में देखते हैं, हमारे साथ थोड़ी होने हैं, ये तो उनके मसले हैं। अच्छा, हम ये भूल जाते हैं कि हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा है, तो हमें थोड़ा प्रोएक्टिव अप्रोच के साथ, वो 7 हैबिट्स की पहली जो हैबिट है बी प्रोएक्टिव, वो बड़ी मदद देती है कि हम एडवांस में ज़रा फोरसी करें, विजुअलाइज करें कि अगर हमारा जब ये रोल आएगा तो क्या हमने तैयारी कर ली, और अगर इस मसला पैदा होगा तो हम इसके बारे में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे। जस्ट इतना सा। तो बहन नंद बनेगी तो देवानंद की फिल्मों से उसे मदद नहीं मिलेगी, बल्कि उसे मदद मिलेगी अपने नॉलेज को अपग्रेड करने से। तो माँ का भी, बेटे का, सबका रोल। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि पिछले अगर 20 सालों का जायज़ा लूँ तो हालात बेहतरी की तरफ हैं। लोगों की ज़बान पर बात आ रही है, अब लोग बात करते हैं, अब लोग रिकॉर्ड करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, शेयर करते हैं। देखो लाखों करोड़ों लोग सोशल मीडिया पर ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं। नीचे जो कमेंट बॉक्स है कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, कमेंट बॉक्स में आके वो अपना बाज़-औक़ात उस वीडियो के कंटेंट से भी ज़्यादा उस पर किया गया कमेंट अहम होता है। बेशक ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो ये बड़ी अच्छी तरक्की है। एक्चुअली लड़के को चाहिए कि जिस तरह उसे आगे उसको रखना है ना,
पहले दिन से उसी पैटर्न पे लेके चले। पहले तो वो बहुत अच्छा है, आउटिंग हो रही है, मज़े हो रहे हैं, बहुत तारीफ़ें हो रही, बहुत अच्छा हो रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बाल जब उतरने लगता है ना, तो वो फिर थोड़ा सा दूसरी लाइफ आती है, तो फिर लड़की भी डिस्टर्ब हो जाती है। ऐसी है, पहले तो मेरा सोनू जानू से आगे निकलते ही नहीं है कुछ, तो फिर उसके बाद फिर उसी तड़ाक हो एक जाता है। पैटर्न पे रहे हमेशा से, ये ना हो कि पहले तो बहुत अच्छा है तो फिर बाद में जी। तो इसका क्रक्स ये निकला कि बैलेंस रखें हर चीज़ में। बैलेंस जो है ना बड़ा ज़रूरी है ज़िंदगी के अंदर। अगर बैलेंस नहीं होगा अपने तो बच्चों की अगर शादी कर ली, दिल भी बड़ा कर लें, लेकिन वो आप ही के साथ रहते हैं। आपने जैसे जो क्रक्स निकाला ना, मैं इस पे एक तबसरा ज़रूर करना चाहूँगा। ज़्यादातर मुनीर भाई ये कहा जाता है कि जैसे आपने फरमाया कि बैलेंस रखें जी। अब ये कितना अच्छा साउंड करता है, लेकिन क्या ही अच्छा हो कि लोग बैलेंस कैसे रखा जाता है ये सीखना शुरू कर दें। क्योंकि सिर्फ ये याद रखने से कि बैलेंस रखना है, वो बैलेंस नहीं रख पाएंगे, बल्कि अपना जायज़ा ले लें कि बैलेंस रखने के लिए मुझे क्या आता है और जो नहीं आता वो मैंने कहाँ से सीखना है और कैसे सीखना है। और सीखने के बेहतरीन ज़राए आपके पास मौजूद हैं। आपका फ़ोन, यूट्यूब, गूगल, सोशल मीडिया, उस पर एंटरटेनमेंट ही को सिर्फ स्क्रॉल नहीं करना, वहीं से स्किल सीखिए। समझदार बंदे रोज़ाना अपनी हम डायरी लिखने की आदत क्यों ना अपना लें। रोज़ाना कुछ पॉइंट सीखें, नोट करें और उनको फिर अप्लाई करने की कोशिश। जरूरी नहीं कि हम डायरी खरीदें, हम इसमें भी सबसे बड़ी डिजिटल डायरी तो क्या बात है इसकी। ये ना हो ना कि लोग डायरियां खरीदें। हाँ, नहीं, डिजिटल डायरी वो तो सबसे बेस्ट है। मुनीर भाई बहुत ही अच्छा लगा, आपकी बातों में पता ही नहीं चला टाइम का। सर जज़ाकल्लाह, ये आपकी मोहब्बत है। हम आपकी आराम से सुन रहे थे कि हमें तो टाइम ही नहीं था। बहुत शुक्रिया जी आप लोग का, जेन्युइनली मुझे बहुत मज़ा आया और मैं थॉरली इंजॉय किया इस पूरी डिस्कशन को। और सवाल तो भी बहुत सारे मेरे दिमाग में हैं, लेकिन जाहिर है टाइम की भी थोड़ा सा। पहले मैम इतनी खूबसूरत डिस्कशन में क्या पूछता है, तो आपको सवाल याद नहीं। अब देखिए, अब आपने एक चीज़ नोट, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, यकीन करें कि मैं कोशिश करता हूँ कि क्योंकि ये 2 वे कन्वर्सेशन है ना, कि मैं अपना पार्ट प्ले ज़रूर करूँ, लेकिन मैं तो खामोश था आज। चंद बातें मैंने की, बाकी तो माशाल्लाह यहाँ रख देते हैं, हम पढ़ देते हैं। इंशाल्लाह एक नशिस्त और कर लेंगे हम, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, एक नशिस्त और कर लेंगे। बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का, आप लोगों का बहुत शुक्रिया जी। इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करना है आपने, ताकि आने वाली तमाम वीडियो टाइमली आप तक पहुँचे। देखें, मोहसिन साहब जैसे और उनकी वाइफ जिस तरह एक खूबसूरत गुलदस्ता था ये, ना सिर्फ ये बल्कि इनके बच्चों से भी, मैं इनके बड़े बेटे से मेरी मुलाकात हुई, वो भी इतना ही खूबसूरत इंसान है जितने उनके पेरेंट्स हैं। तो अल्लाह ताला ने अगर किसी शख्स से कोई एक चीज़ ली है तो उसके अगेंस्ट पता नहीं क्या कुछ दे दिया। जितनी खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, क्या ये आम शख्स कर सकता है? नहीं। तो इंसान को अपनी होप जो है उनको हमेशा हाई रखना है, अपना एम, अपना विजन हमेशा हाई रखना है। जब आपका विजन हाई होगा, एम हाई होगा, तो उसको अचीव करने के लिए फिर आप हर वो चीज़ करेंगे। फिर आपके रास्ते में जो रुकावटें आएंगी, उन रुकावटों को भी बहुत आसानी से आप अबूर कर जाएंगे। आँखों की बिनाई ना होने के बावजूद भी एक प्रो लेवल पे मोबाइल का इस्तेमाल, लैपटॉप का इस्तेमाल, एक कंपनी का डायरेक्टर होना, ये एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ इस तरह के लोग जब हमारे मुआशरे में मौजूद होंगे तो एक होप और एक इंसानियत का जो ताल्लुक़ है वो ज़िंदा रहेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखिएगा। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।